चैप्टर 11 विधा का प्लान फ्लॉप। विधा वही दीवार की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। पहला साया भी शायद डर कर छुप गया, पर दूसरा शख्स अंधेरे में किसी से बात कर रहा था फोन पर। विधा को साफ सुनाई दे रहा था, उसे पकड़ना नामुमकिन ही है। वो रिशान है। आंखों से जितना देखता है उससे कहीं ज्यादा वो कानों से सुनकर चौकन्ना रहता है। उसे शक है कि कोई है जो उसकी बातें आप तक पहुंचा रहा है, पर वो अभी तक मेरे बारे में नहीं जानता। आपको जो करना है जल्दी करिए, उस शख्स ने कहा और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनने लगा। जी मैं ध्यान रखूंगा, पर आपको भी याद रखना है। मैं देखता हूं कि रिशान इस बार कोई गलती करे और उसके खिलाफ सारे सबूत आपको भेज दूं। उस आदमी ने कहा और चुप हो गया। इस निगुन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर आवाज में पता चल गया था कि वो कोई लड़का ही था और रिशान के करीब ही था। विधा बहुत चिक्की सी उस शख्स का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रही थी कि तभी पहले साए की तरफ से कुछ तड़ाक की आवाज आई। वो दोनों ही चिहुक उठे। शायद उस ओर कोई गमला गिरकर टूट गया था। वो आदमी हड़बड़ाकर यहाँ से तुरंत दूसरी तरफ भागा। विधा भी झट उसे उसकी ओर ही लपकी, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मारे डर के कांप उठी। ये वही पहला साया था जो अब विधा के सामने था। तभी वो धीरे से फुसफुसाया, ये कौन था? तूने तो अकेले आने का कहा था ना? ये वीना थी। विधा ने एक राहत की सांस खींची। हाँ, पर मुझे क्या पता कौन था? जो भी था रिशान को धोखा दे रहा है और मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन था। विधा ने उस ओर देखकर कहा जिधर से वो शख्स अभी गया था। वो आगे की तरफ बढ़ी ही थी कि वीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही है तू? अच्छा है कि उसे धोखा दे रही है और जल्द ही वो जेल जाए। तुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी तू तो खुद भी चाहती है कि वो जेल पर फिर। वीना ने हल्के से उसे डांटते हुए कहा तो विधा को होश आया। वो रुक गई। अच्छा हुआ कि तू टाइम से आ गई। ये ले उस हिटलर का फोन। जल्दी से इसका पासवर्ड ट्रैक कर और चेक कर कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए सबूत हो। विधा ने वीना को फोन देते हुए कहा, तू यहीं रुक, निशान भी मेरे साथ है और मैं जल्दी ही उससे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती हूँ। वीना ने लगभग जाते हुए कहा तो विधा तपाक से बोल पड़ी, पर जल्दी। क्या पता हिटलर उठ जाए तो। विधा डरी हुई भी थी। वीना ने सिर हिलाया और झट से कंपाउंड की तरफ बढ़ी। वहां से एक सीक्रेट डोर था जिससे विला के पीछे निकला जाता था। पीछे पूरा जंगल था तो वहां छुपना आसान था। निशान एक जीप में वहीं छुपा था और वीना उसी रास्ते से अंदर आई थी। ये रास्ता भी विधा ने अपनी बालकनी में छुपकर देखा था। दिशांत और रिशान दोनों ही इधर से जंगलों में गए थे और तभी उसने ये प्लान बनाया। जब वीना घर आई तो उसने ही उसे गेट के बारे में बताया और सबसे नजरों से छुपकर वो डोर अंदर की तरफ से खुला छोड़ दिया था ताकि वीना को अंदर आने में कोई समस्या न हो। लगभग 20 मिनट गुजर चुके थे। वो चारों तरफ चौकन्नी नजरों से देख रही थी कि तभी उसे वीना आती दिखी। उसकी जान में जान आई। यार, ये बंदा तो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। पूरा फोन रिसेट कर रखा है, कुछ भी नहीं है उसमें। हमारी सारी मेहनत बेकार गई, वीना ने हताशा से कहा और विधा एक अनजाने डर से सूख गई। और तुम्हारी दोस्त उतनी ही डम। उसने ये सोचा भी कैसे कि मैं उसके जाल में इस तरह फंसूंगा। मक्खियां जरूर फंसती होंगी ऐसी जालों में। मकड़ियां अपना जाल बुनती हैं और दूसरों को फंसाती हैं, समझ आई। वो एक बेहद गहरी आवाज आए और दोनों लड़कियां डर के मारे कांप उठीं। ये जानी पहचानी आवाज रिशान की ही थी। उसने वहां की सारी लाइट्स ऑन की तो विधा का सफेद पड़ चुका चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वीना ने दोनों को देखा, हालांकि डरी वह भी थी। देखो, ये सब मैंने कहा था उसे करने को। उसने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड मी, वीना ने आगे आकर विधा को बचाते हुए कहा तो रिशान ने अब उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारा काम हो चुका है और अब तुम्हें जाना चाहिए। बाहर तुम्हारा दोस्त भी इंतजार कर रहा होगा, उसने कहा तो दोनों चौंक पड़ी। मतलब कि रिशान को सब पहले से ही पता था। विधा को धीरे धीरे अब सब समझ आ गया। वीना तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। गो, विधा ने जोर देकर कहा तो वीना रिशान को बड़ी उम्मीद से देखने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर प्लीज विधा की कोई गलती नहीं है। उसे जाने दो, तुम दोनों की जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं, वीना ने मिन्नत भरे स्वर में कहा तो रिशान ने सिर्फ उसे जाने का इशारा किया। वीना भारी मन से जाने लगी। रिशान विधा को देख रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बार बार ऐसी बचकाना हरकतें करने से उकता नहीं जाती। बोलो, जानती हो कि मेरे दायरे से आज़ाद होना नामुमकिन है जब तक मैं न चाहूं।
रिशान सख्ती से विधा के और करीब आते हुए बोला। विधा एकटक उसकी आंखों में ही झांक रही थी। गलत, डर लगता है पर जान खोने का नहीं, इसका कि तुम्हें सजा नहीं दिला पा रही हूँ। आज़ाद होने का एक और तरीका है तुमसे। विधा ने भी उसी कठोरता से कहा तो रिशान ने सिर झटकते हुए अपने जबड़े भींच लिए। उसने विधा के जबड़े पकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब किया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी मौत तुम दोगी, क्योंकि और कोई दे नहीं सकता। बोलो। वो बस सख्ती और नफरत से उसकी आंखों में घूरती रही और रिशान उसकी आंखों में तैरती नफरत और आंसुओं के कतरों को घूरता रहा। कुछ पल बाद विधा ने रिशान का हाथ अपने गालों से हटाकर परे झटक दिया और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। गुस्से में उसने पानी से भरे जग को उठाकर पटक दिया और कांच एक जोरदार शोर करके चकनाचूर हो गया। कितनी चिढ़ हो रही थी उसे। रिशान नीचे खड़ा अब भी सोच रहा था। वो जब सुबह कमरे में पहुंचा और विधा उसे देखकर एकाएक चिढ़ुन उठी। वो तभी समझ गया था कि विधा जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। अब तक तो वो समझ भी गया था कि विधा चुप रहने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। जब वो वॉशरूम में था और विधा उसका फ़ोन चेक कर रही थी तब भी उसने दरवाजे को हल्का खिसका कर देखा था। उसके बाद विधा का वीना से मिलने की बात कहना, और वो समझ गया कि विधा वीना के साथ मिलकर ही सब प्लान कर रही थी। अभी जब विधा उसके बगल से फ़ोन लेकर आई तो वो जाग रहा था पर बिल्कुल शांत ही रहा। पर अफसोस कि रिशान तुरंत उठकर नीचे नहीं आया बल्कि वो कमरे में ही रुक गया था। जब वीना वापस उस सीक्रेट डोर से लौट रही थी तब वो वहां पहुंचा और दूसरी साइड से मेन गेट से जाकर चेक किया कि वो था कौन। उसने जीप के अंदर वीना और निशान को देख लिया था तो वह वापस लौट आया। जैसे ही वीना विधा के पास आए वो तुरंत सामने आ गया। वो जानबूझकर विधा को ये सब करने दे रहा था ताकि अब फिर से ऐसी कोई हरकत विधा ने दोहराए। विधा चुपचाप अपने सोफे पर लेटी थी पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितना कुछ सोचा था उसने पर रिशान तो उससे कहीं आगे निकला। फोन तक बिल्कुल क्लीन, हद है। एक बार तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अब फंस कर रह गई है। पर अचानक ही उसे कुछ याद आया। रिशान उस पर कितनी भी नज़र क्यों न रख ले पर घरवालों से घुलने मिलने से तो कतई पाबंदी नहीं लगा सकता। बस फिर उस शख्स को ढूंढना होगा जो रिशान को धोखा दे रहा था। बस वही विधा की मदद कर सकता था। वो सोचती रही और सो गई। रिशान कमरे में आया तो विधा गहरी नींद में थी और कमरे की सारी लाइट्स ऑन थीं। उसने कड़वाहट से विधा की तरफ देखा। बाल चेहरे पर थे और सिकुड़ कर सो रही थी बिल्कुल बच्चों जैसी। कहाँ अभी इस मासूम से चेहरे पर रिशान ने अपने लिए अथाह गुस्सा और नफरत देखी थी। वो आगे बढ़ा और विधा के पैरों के नीचे कंबल से उसे ढक दिया। अनायास ही उसकी नज़र पल भर को विधा के चेहरे पर ठहर ही गई। उसने झट से लाइट बंद की और खुद बालकनी में आ गया। बाहर वैसा ही अंधेरा था जैसा उसके अंदर था। वो खाली आंखों से अंधेरे को खंगालने लगा। ये अगला दिन था। विधा अभी भी सो रही थी और रिशान उठकर तैयार भी हो चुका था। वो बेड पर बैठा विधा की तरफ देख रहा था पर जब वो नहीं उठी तो खुद उसके पास आ गया और उसके कानों में फुसफुसाया, रिशान रायचंद की आज रात उसकी ही बीवी ने किया कत्ल। ये सुनते ही विधा हकबका कर उठ बैठी और रिशान दबे मुंह उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। तुम, रिशान, ये क्या बेहुदा मजाक था। मैं सो रही थी, वो चिढ़ते हुए बोली। वो घबराई हुई भी थी। क्यों पसंद नहीं आया? कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। खैर, उठो और जल्दी तैयार हो जाओ। वो कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि विधा पीछे से पूछ पड़ी, पर क्यों? कहाँ चलना है? रिशान रुका तो पर बिना जवाब दिए ही चला गया। हिटलर, बस हुक्म देना आता है। वो खींचते हुए फुसफुसाए और वॉशरूम की तरफ चली गई। सब नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि रिशान भी उन सब के साथ बैठ गया। पूजा ने उसकी प्लेट लगाई। वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है और कपूर बौखला गया है। कितनी जगह मात मिल रही है उसे। नीरद ने बात शुरू की पर रिशान ने सिर्फ सिर हिलाया। रिशान, मैं सोच रही है कि क्यों न घर में एक पूजा करवा लूं। रीना ने कहा। मैंने कब रोका? पूजा करवाए या कोई अनुष्ठान, बस मुझे नहीं रुकना। वो उसी ठंडे लहजे में बोला जैसे बोलना उसे कितना भारी लगता हो। तब तक विधा भी आ गई। रिशान ने उसकी तरफ देखा और अपने बगल की पैरों से पीछे खिसका दी। रीना और पूर्वी दोनों ही नेहा की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। विधा ने कड़वाहट से नीरज की तरफ देखा और रिशान के बगल बैठ गई। उसने सफ़ेद डिजाइनर शर्ट के साथ नी लेंथ की नेवी ब्लू विद वाइट पोल्का डॉट्स ड्रेस पहन रखी थी और पैरों में हील्स थे। बाल खुले, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम दोनों के लिए ही तो है।
शादी जल्दबाजी में हुई और कोई रस्म भी तो नहीं हुई है, तो कम से कम इस पूजा के साथ गठबंधन तो हो जाए। रिशान और विधा दोनों ही चौंक पड़े। ये ठीक भी होगा और इस बार कपूर फैमिली को बुला लेंगे, नीरद ने कहा तो रिशान उनकी तरफ देखकर बोला, इसकी जरूरत नहीं है अंकल, मुझे कोई पूजा नहीं करनी। वो तुरंत नकारते हुए बोला तो विधा ने राहत से रिशान की तरफ देखा। विधा ने गौर भी किया कि रिशान घरवालों से भी रूड होकर ही बात करता है। हाँ, रिशान ठीक कह रहा है, हमने शादी तो कर ली है, वो बोल पड़ी और अगले ही पल खुद को कोसा भी। कब की है पूजा, रखवा लीजिए, वो विधा की आंखों में देखते हुए बोला तो विधा मुंह बाए हैरानी से उसे देखने लगी। रीना और नीरद तो खुश हुए। रीना तो दिल से खुश थी, पर नीरद के लिए ये एक और मौका था कपूर को जलील करने का। ब्रेकफास्ट के बाद रिशान ने विधा का हाथ पकड़ा और कार में बैठा। दोनों कहीं को निकल गए। विधा नाराजगी से उसे घूर रही थी, पर रिशान चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। अचानक ही रिशान ने कार रोकी तो वह चौंक उठी। क्या रिशान उसे यहाँ लाया था? वो अजीब नजरों से अभी उस तरफ तो कभी रिशान को देख रही थी। कहाँ थे दोनों? कौन था वो गद्दार? क्या विधा उस तक पहले पहुंचेगी या रिशान? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। 12 औकात। वो कपूर मेंशन था जहां इस दोनों खड़े थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? विधा ने हैरानी से पूछा। रिशान ने उसकी हथेलियां थौमी और वो चिहुंक गई। तुम्हारा मन था सबसे मिलने का, रिशान ने कहा और दोनों अंदर आ गए। विधा बस उसे ही घूरे जा रही थी। अरे विधा, आओ न। निशा की नज़र जैसे ही विधा पर पड़ी वो उस ओर बढ़ गई। विधा ने पलकें झपकाई और निशा के गले लग गई। विवेन और वेद भी मौजूद थे। रिशान उनकी तरफ बढ़ा। न्यूज़ से अपडेट तो होंगे ही न आप? रिशान ने बाकायदा कपूर के गले लगकर कहा। कंपनी और वो दूसरे मसले में भी मुंह के बल गिर पड़े हैं आप। वो जानबूझकर तंज कसते हुए बोला। वेद कपूर ने उसे खुद से दूर झटका और गुस्से में बिफर पड़े। दूर रहो मुझसे, जले पर नमक छिड़कने आए हो। मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुम कितने चालबाज हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, वेद कपूर ने फुफकारते हुए कहा तो सब सन रह गए। रिशान कुटिलता से मुस्कुराया। डैड, आप रिशान से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो मेहमान है हमारे घर, विवेन ने कहा तो वेद ने तिरछी नजरों से उसे घूरा। ये तुम कह रहे हो विवेन? मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, पर याद रखना मेरी बेटी तुम्हारे पाप नहीं धोएगी। वो जल्द मेरे पास होगी रिशान रायचंद, वेद ने गुस्से में जलते हुए कहा और दनदनाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। सॉरी विधा, रिशान डैड बस थोड़े नाराज है बस, विवेन ने अफसोस से कहा तो रिशान बोला, कोई नहीं, बुढ़ापे में इंसान सठिया ही जाता है। वो बेहद आराम से बोला और विधा उसे अनिश्चितता से घूरने लगी। बैठो तो सही तुम दोनों, निशा ने दोबारा दोहराया। नहीं भाभी, विधा आप सबसे मिलना चाहती थी और घर में कल गठबंधन पूजा भी रखवा रही है। आंटी तो आपको इनवाइट करने आ रहा था तो इसे भी साथ लाया। रिशान विधा के थोड़ा करीब आ गया। विवेन ने उसे घूरा तो बदले में रिशान मुस्कुरा दिया। अच्छा, हम जरूर आएंगे, निशा ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा। विधा निशा के गले लग गई। उस वक्त दोनों सिंघल विला लौटा रहे थे। रिशान चुपचाप ड्राइव कर रहा था और विधा उसे घूर रही थी। कच्चा चबाने का इरादा है क्या? वो सामने देखते हुए बोला तो विधा शांत ही रही। अब तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं है, रिशान ने अब की उसकी तरफ देखकर पूछा। विधा गौर से उसे देखते हुए बोली, तुम कितनी जिंदगी जीते हो? मेरे लिए कुछ, फैमिली के लिए कुछ और अपने धंधे के लिए कुछ। वो बेहद संजीदगी से बोली तो रिशान सोचते हुए बोला, बस एक। मैं हर जगह एक जैसा ही हूँ, बस सामने वाला इंसान बदल जाता है। वो बोला तो विधा ने सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया। वो बहुत उलझन में थी। रिशान क्या है और बनने की कोशिश कर रहा है? कभी कभार तो रिशान बेहद जरूरी शख्स लगता था, पर कभी कभी तो उससे सिर्फ अथाह नफरत ही होती। वो दोनों घर पहुंचे तो विधा कमरे में चली गई। एक एक कर कल से लेकर आज तक हुई सारी बातें उसके जहन में घूम रही थीं। वो अभी परेशान सी बैठी ही थी कि तभी नेहा आ पहुंची। मॉम ने तुम्हारा फेवर लिया तो खुद को भोली बेचारी मत समझना। जानती हूँ कि रिशान तुमसे सिर्फ नफरत करता है। वो तो तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए उसने तुमसे शादी की, वरना तो उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। नेहा तमकते हुए बोल ही रही थी कि रिशान आ गया। वो चुप हो गई। रिशान ने दोनों को देखा। क्या चल रहा है? रिशान ने संदेह भरी नजरों से नेहा को घूरकर पूछा। कुछ नहीं, बस घर में कुछ लोगों की औकात दिखा रही थी, नेहा ने नफरत से विधा को देखकर कहा।
विधा पहले ही परेशान थी सब सोचकर और अब नेहा भी। रिशान ने दोनों को देखा और अपना सिर झटकते हुए उसने विधा का हाथ थामा और नेहा की तरफ देखकर बोला, शायद ठीक कह रही हो तुम। कुछ लोगों को वक्त रहते उनकी औकात दिखा ही देनी चाहिए। रिशान ने कहा तो नेहा खुश हो गई। विधा हैरानी से रिशान को देखने लगी। रिशान उसका हाथ पकड़कर नीचे हॉल में आया और पूजा को देखकर बोला, सबको अभी यहाँ बुलाओ। पूजा तुरंत सबको बुलाने चली गई। विधा नम आंखों से रिशान की तरफ देखकर बोली, तुम सच में पत्थर दिल हो। मेरी क्या गलती। विधा कह ही रही थी कि रिशान तेज आवाज में बोला, जस्ट शट अप। विधा चिहुक उठी और नेहा ने विधा की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान फेंकी। विधा की आंखें भीग गईं। घर का हर फर्द इकट्ठा हो चुका था। रीना, दिशांत, अंकुश और पूर्वी। नीरज तो ऑफिस ही थे। क्या हुआ बेटा? रीना ने घबराकर पूछा। सब डर गए थे आनन फानन में, सबको यहाँ क्यों बुलाया था रिशान ने? रिशान ने सबकी तरफ एक सरसरी नजर डाली। विधा भूखी हो या प्यासी हो, चाहे नाराज हो या गुस्सा, वो घर का हर सामान चाहे जला दे या तोड़ दे, पर कोई भी उससे बेलहजी से पेश नहीं आएगा। उसे इस घर में मैं लाया हूँ और उस पर मेरा हक है, आप में से किसी का नहीं कि कोई भी उससे तेज आवाज में बात करे। आंटी, आप सबको दोबारा समझा दीजिएगा क्योंकि बार बार कहने की आदत मुझमें नहीं है, आप जानती हैं। रिशान ने गुस्से में नेहा को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा तो नेहा सकपका गई। विधा हैरानी से रिशान को देख रही थी और रिशान चुपचाप नेहा को घूर रहा था। सब समझ गए कि जरूर नेहा ने फिर कोई हरकत की थी। नेहा, क्या बदतमीजी है ये? रीना ने दिपकते हुए कहा तो रिशान बीच में बात काटते हुए बोला, और हाँ, मेरे कमरे में दोबारा कोई दिखना नहीं चाहिए। अगर विधा ने किसी को बुलाया भी तो भी नहीं। वो गुस्से में बोला और विधा का हाथ पकड़कर ही कमरे की तरफ आ गया। दिशांत भी भौचक्का था। रीना गुस्से में नेहा को दपटने लगी। तभी रिशान सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा तो सब अपने अपने कामों में जुट गए। क्या हुआ? नेहा ने भाभी से कुछ कहा क्या? दिशांत ने रिशान से पूछा। वो छोड़, मैं कंपनी जा रहा हूँ और तू कुछ देर विधा के पास जा। कपूर के यहाँ गया था उसे लेकर, और इसी वजह से वो परेशान है, रिशान ने कहा और बिना जवाब का इंतजार किए ही बाहर निकल गया। दिशांत कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर विधा के कमरे की तरफ बढ़ गया। विधा चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। आज फिर उसके मन में टीस सी उठी थी। जब वह 10 साल की थी तभी माँ की डेथ हो गई। तब से उसके डैड ने ही उसे संभाला था और आज अपने डैड के पास होकर भी वो कितनी दूर थी। उन्होंने उसकी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। रह रहकर उसे रिशान पर गुस्सा आ रहा था। सब उसकी वजह से हुआ। अपने परिवार से बेदखल होकर वो रिशान के परिवार का हिस्सा बन रही थी, पर क्यों? वो ये सब सोचकर दुखी हुए जा रही थी जब दिशांत कमरे में पहुंचा। वो चुपचाप विधा से हटकर बैठ गया। आप परेशान क्यों हैं? एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब आप और रिशान साथ हैं। दिशांत ने जो अब तक दोनों के बीच महसूस किया था वो कह गया। कभी नहीं। उसकी वजह से डैड मुझसे नफरत करते हैं। उसे क्या मालूम माँ को खोने के बाद डैड का मुंह फेरना किस हद तक खल रहा है मुझे। वो निर्दयी है, कठोर, विधा ने नफरत से कहा। उसे मालूम है इससे भी बड़ा दुख। 7 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और अनाथ आश्रम में रहने लगा। 10-12 साल की उम्र में उसने अपने छोटे भाई को भी खो दिया। वो इतना खामोश अगर हुआ है तो उसके पीछे कई सारी वजह है। गुस्सा, चिढ़, एक बच्चे के लिए ये सब झेलना कितना मुश्किल है भाभी। आप समझती तो होंगी ना कि मेरे भाई पर क्या गुजरी होगी। दिशांत का गला भर्रा गया। कुछ भूरी बिसरी यादों की तहें उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। विधा ने अब दिशांत की तरफ देखा। हम दोनों दोस्त हैं। हमारी दोस्ती अनाथालय में ही हुई थी। वो बहुत चुप रहता था, बिल्कुल जैसे उसके अंदर का बच्चा, बचपना सब मर चुका हो। उसने खेलने की उम्र में तर्जुबों का लबादा ओढ़ लिया था। उसके भाई के जाने के बाद नीरज अंकल ने ही रिशान को अपने घर ले जाने की इजाज़त मांगी। रिशान के डैड उनके अच्छे दोस्त थे। कहीं से उन्हें खबर मिली तो वो रिशान के गार्जियन बनकर उसे लेने आ गए, पर वो मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुआ। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई था भी तो नहीं। नीरज अंकल हम दोनों को ही घर लेकर आए। आंटी हमें बहुत प्यार करती, बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ही रिकती, पर रिशान ने खुद को कैद कर लिया था। वो कभी किसी से रिश्ता जोड़ ही नहीं पाया, न माँ का, न दोस्त का, और न ही कभी अपना अतीत भूल पाया। वो पल पल जलता रहा। आज तक दिशांत का चेहरा गंभीर हो गया था। बीते दिनों की दर्द कसक के जैसे चेहरे पर छिटक गई थी।
विधा खामोशी से सब सोचती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि रिशान का रवैया ऐसा क्यों है। अंदर वो भी वही दर्द महसूस कर रही थी, पर तभी उसे याद आया उन लड़कियों के बारे में। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से तन गया। तभी वो आंटी से इतना रूडली बात करता है, माना कि ये सब भगवान ने गलत किया, पर जिस धंधे को उसने चुना क्या वो सही है। कितनी अबला लड़कियों की बद्दुआएं ली हैं उसने, जाने कितनों के अरमान खाक किए हैं उसने। मुझे दुख है रिशान के साथ जो हुआ, पर इस बात की खुंदक कोई मासूमों पर नहीं निकालता दिशांत। तभी सब उसके जान के पीछे पड़े हैं। उसकी वजह से उस दिन हम दोनों मरने से बचे, विधा ने दृढ़ता से कहा। दिशांत अनिश्चितता से उसे देखने लगा। वो हमला वेद कपूर ने करवाया था क्योंकि उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। वो रिशान को जान से मारना चाहता था। सबसे बड़े कमीने तो आपके डैड हैं, वो एकाएक ही गुस्से में कह गया। विधा हैरानी से आंखें फाड़े उसे घूरते हुए हकलाए, दिशांत तू मत झूठ बोल रहे हो ना, मेरे डैड कातिल नहीं हो सकते। विधा की आंखें डब्बा गईं और उसके होंठ कांपने लगे। दिशांत अचकचा गया। क्या कह गया वो? रिशान ने उसे सख्त हिदायत दी थी, पर फिर भी वो खींचा। विधा उसकी तरफ ही देख रही थी। दिशांत अपराधी सा चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गलती से ही, पर विधा को सच पता चल गया था। विधा ने गुस्से में अपनी आंखें पोंछी और तुरंत नीचे जाने लगी। दिशांत उसे रोकने उसके पीछे भागा, पर विधा अब कहाँ सुनने वाली थी। सब हैरान थे पर सब खामोश ही रहे। भाभी, दिशांत मिमियाते हुए बोला तो विधा कार में बैठ गई। कार ड्राइव करनी हो तो ठीक, वरना मैं अकेली भी जा सकती हूँ। विधा की आवाज़ ठंडी पड़ गई थी। दिशांत हताशा से कार ड्राइव करने लगा। पीछे सोम ने तुरंत रिशान को सारी बात फोन पर बता दी। रीना अलग से परेशान हुए जा रही थी। क्या करने वाली थी विधा? रिशान रोक पाएगा उसे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। तेरा सच का खुलासा। दिशांत कार ड्राइव कर रहा था और विधा चुपचाप बस बाहर घूरे जा रही थी। भाभी, हम घर चले क्या? दिशांत ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, चुपचाप कपूर इंडस्ट्रीज चलो, विधा ने सख्ती से कहा। दिशांत चुप हो गया। कुछ ही देर में दोनों कपूर इंडस्ट्रीज की चमचमाती बिल्डिंग के सामने खड़े थे। विधा ने दिशांत को साथ चलने का इशारा किया और अंदर दाखिल हुई। उस वक्त वेद कपूर अपने केबिन में बैठे थे। विधा अंदर आई तो वेद कपूर चौंक गए। साथ ही विवेन भी बैठा था। विधा, तुम यहाँ? विवेन ने आश्चर्य से पूछा। विधा सिर्फ वेद की तरफ देख रही थी। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। दिशांत को लगता है कि हम पर जो हमला हुआ था वो डैड ने करवाया है। डैड, इसे बता दीजिए कि ये गलत है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, विधा ने दिशांत की तरफ देखकर कहा। प्लीज भाभी, चलिए यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है वेद कपूर को इज्जत देना और मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, दिशांत ने नफरत से कहा। विवेन चौंक उठा और वेद के तो होश फाख्ता हो गए। हमला? पर कब? विधा, तुम ठीक तो हो? विवेन ने घबराकर पूछा तो विधा ने उसे सब तफसील से बता दिया कि कैसे लौटते वक्त उन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था। विवेन ये सुनकर भौंचक गया। डैड, क्या ये आपने किया है? विवेन ने गुस्से में पूछा तो विधा बोल पड़ी, नहीं भाई, वो तो बस दिशांत को गलतफहमी हुई है। डैड ने हमारी शादी भले एक से एक न की हो, पर वो ऐसी हरकत तो कतई नहीं करेंगे, विधा ने कहा तो विवेन उसकी तरफ देखने लगा। सच क्या था ये तो विवेन जानता ही था, पर विधा के सामने वो चुप ही रहा। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं धक्के मारकर बाहर निकालूं? तुम्हारी ये घटिया बातें मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, वेद ने फुफकारते हुए कहा। डैड, उसे मैं लेकर आई हूँ, वो यहाँ नहीं आ रहा था, विधा ने दिशांत का फेवर लिया। तुम अब भी गलती कर रही हो विधा, तुम उस रिशान से अलग हो जाओ। दोनों सांप हैं, मुझसे बेहतर इन्हें कौन समझेगा। ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर तुम ये बात नहीं समझती। देखो, अब जानबूझकर हम दोनों बाप बेटी में नफरत के बीज बो रहे हैं। वो रिशान दोयम दर्जे का दोगला शख्स है। वो तो नीरद ने उसे अपने घर में पनाह दी। वेद गुस्से में रिशान के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे कि विधा बोल पड़ी, रिशान के बारे में कुछ भी गलत मत कहिए डैड। विधा ने सख्ती से कहा तो दिशांत ने चुप रहना ही बेहतर समझा। ओह, तो कल का आया आशिक बहुत हो गया और बाप कुछ भी नहीं। विधा बेटे समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो इन दोनों की मिली भगत है ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो। वेद ने बात को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में खींच लिया। ओके, फिर आप बताए कि ये झूठ है, विधा ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं बताता हूँ न, रिशान जैसे नहीं हो आप लोग,
जिस दिन मुंह खुला तो वेद कपूर का सारा भेद खोल दूंगा समझे। दिशांत ने गुस्से में कहा और अपने जैकेट से 2-4 तस्वीरें उठाकर वेद कपूर के मुंह पर फेंक दी। ये सब हमले के बाद जब वो सब वेद कपूर से मिलने उनके फार्म हाउस पर गए थे तब की थी। विधा ने अपनी फटी आंखों से उन पर गौर किया। विवेन भी देख रहा था। वेद बुरी तरह सकपका गए और दिशांत को गुस्से में घूरने लगे। तुझे तो मैं, कहकर वेद ने दिशांत की काला पकड़ी ही थी कि विधा बीच में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही तस्वीरें थीं। डोंट डू दिस डैड, कितना झूठ बोलेंगे आप, ये सब आपने रिशान को जान से मारने के लिए ही किया ना। मैं भी तो साथ थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। विधा का गला भर्रा गया। वो गुस्से में फिर भी बोले जा रही थी। विधा, बेटा, ये तस्वीरें झूठी हैं, तुम मुझ पर यकीन करो। मैं ऐसा क्यों करूंगा, वेद कपूर ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। विधा चुपचाप उन्हें देखती रही। उसे याद आया कि वो रिशान पर कितना नाराज हुई थी, इसी बात के लिए कि रिशान की वजह से उसकी भी जान खतरे में पड़ी। फिर रिशान चुप क्यों था, जबकि सब कुछ उसके ही डैड ने किया था। मुझे माफ कर दो, ये सब उस रिशान का किया कराया है। वो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक। वेद कह ही रहे थे कि विधा उनसे पीछे हट गई। रिशान को दोष मत दीजिए डैड, सच तो ये है कि आप इतना नीचे गिर गए हैं कि बदला लेने के लिए आपको ये भी ख्याल नहीं रहा कि मैं भी साथ हूँ। विधा ने नफरत से कहा। वेद और विवेन दोनों ही चौंक गए। विवेन भी रिशान से बदला लेना चाहता था पर इस तरह तो कतई नहीं, उसकी जान से खेलकर नहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, पकड़ लो इस चूहे को और धक्के मारकर बाहर फेंको, वेद ने गुस्से में चिल्लाकर कहा तो सब सहम गए। गार्ड्स तुरंत भागते हुए दिशांत की तरफ बढ़े कि सबके सब रुक गए। हर फर्द ठहर गया। रिशान ने उनमें से एक की बंदूक अपने हाथों में नचाई। हाथ तो लगाकर दिखाएं कोई दिशांत को। रिशान की हाथ में थमी बंदूक की सारी गोलियां न उतार दी तो कहना, रिशान ने गुस्से में घूरते हुए कहा तो सबकी नज़र उस पर पड़ी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दिशांत या रिशान को छू भी सके। सच तो आखिर सच होता है कपूर साहब, आज नहीं तो कल सामने आता ही है, फिर आप सच से इतना भी घबरा क्यों गए। वैसे 20-25 और भी भेजते तो भी मेरा क्या बिगाड़ लेते वो, रिशान ने अपने जबड़े भींचते हुए गुस्से में कहा। हाँ पर अब तुम जाओ यहाँ से, विवेन ने दृढ़ता से कहा। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ समझे, वेद कपूर ने विधा की तरफ देखकर बेहद विश्वास से कहा। विधा ने वेद की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर रिशान की खाली हथेलियों में अपना हाथ रख दिया। दिशांत और रिशान दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। अच्छा हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है डैड, दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 दफा सोच लीजिएगा। चलो रिशान, कहकर वो रिशान की तरफ देखने लगी। रिशान ने बंदूक गार्ड की तरफ उछाली और दिशांत को साथ ले बाहर निकल गया। वेद कपूर नम आंखों से उसे जाता देख रहा था। रिशान ने एक बार पीछे पलटकर देखा और हल्की से मुस्कुरा दिया। वेद कपूर ने गुस्से में सारी फाइलें उठाकर फेंक दी। विवेन भी दोनों को देखकर गुस्से में वेद की तरफ पलटा। डैड आपने ये किया था, मतलब रिशान को जान से मारने की साजिश। जिस तरह से विधा ने उसका फेवर लिया, अब तो मुझे भी यकीन हो चला है कि विधा उससे प्यार करती है। अगर ये सच हुआ तो आप बाद में सिर्फ पछताएंगे, विवेन ने गुस्से में कहा। वेद कपूर का सारा गुस्सा काफूर हो गया। विवेन बेटा मेरी बात तो सुनो, माना कि मैंने ये किया भी पर वो तो ठीक है ना, वेद ने वापस मिमियाते हुए कहा। अगर दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो, विवेन ने दोबारा सवाल पूछा और केबिन से बाहर निकल गया। वेद कपूर हारा हुआ देख रहा था। वेद ने अपना हाथ डेस्क पर दे मारा। इस रिशान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे बेटी दोनों को मेरे ही खिलाफ कर दिया। वेद का चेहरा तमतमाया हुआ था। विधा चुपचाप कार में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं का अंबार झलक रहा था। रिशान ने एक बार विधा की तरफ देखा और कार स्टार्ट की। दिशांत दूसरी कार से आगे निकल गया। दोनों चुपचाप थे। न विधा ने कुछ कहा और न ही रिशान ने उससे कुछ पूछा। वो सब विला पहुंचे। विधा अंदर चली गई। रिशान दिशांत के पास पहुंचा। क्या हुआ था दिशांत, रिशान ने सधे लहजे में पूछा। भाई वो मुझसे गलती से निकल गया, भाभी को नहीं बताना था पर, दिशांत ने अफसोस से कहा। कोई नहीं पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कुछ है कपूर के बारे में जो विधा को नहीं जानना चाहिए। आखिर एक दिन उसे वहीं लौट कर जाना है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। क्या सच में ऐसा होगा ऋषु, मुझे लगता है कि तू, दिशांत कह ही रहा था कि रिशान बोल पड़ा। मैं आता हूँ।
कहकर वो अंदर चला गया। दिशांत ने खींचते हुए उसे देखा। वो कमरे में पहुंचा तो विधा बालकनी में खड़ी थी। रिशान चुपचाप उसके बगल आकर खड़ा हो गया। विधा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुम रो क्यों रही हो? इसी वजह से मैंने नहीं कहा, रिशान ने बमुश्किल कहा, फिर चुप होकर उसकी आंखों और चेहरे को देखने लगा। विधा ने रिशान की तरफ देखा। सच में कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना धोखा देता है। रिशान बस उसकी भीगी आंखों को देख रहा था। उसके दिल में कुछ तो महसूस हुआ था उसे। विधा की आंखों का आंसू जैसे उसे तेजाब लग रहा था। विधा ने गौर से रिशान को देखा। कितना दर्द था उस वक्त रिशान के चेहरे पर। वो एक झटके में उससे लिपट गई। रिशान का चेहरा भावों से तर था। वो चिहुन को था। आई एम सॉरी कहकर उसने रिशान की शर्ट भींच ली और सिसक पड़ी। रिशान ने चाहा कि वो उसे खुद में समेट ले पर वो रुक गया। विधा की हिचकियों ने उसका ख्याल बदला। उसने अपना सिर झटका और विधा को अपने बाहों में समेट लिया। वो फफक कर रो पड़ी। शश, रोते नहीं। वो बस इतना ही कह पाया था, क्योंकि वो खुद उन एहसासों को खुद में महसूस कर असहज हो गया था जिनसे आज तक वो बेखबर था। विधा बस रोए जा रही थी। कुछ देर बाद विधा उससे अलग हुई और दोनों असहज हो गए। आई एम सॉरी, विधा ने जल्दबाजी में कहा। उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। तुम आराम कर लो, रिशान ने भी जल्दी से कहा और जाने को मुड़ी गया। तुम इतने कठोर क्यों बनते हो जब ऐसे हो नहीं? तुम में एहसास है? क्यों इतनी रूडली बात करते हो कि लोग तुमसे नफरत करें? विधा ने पूछ लिया। रिशान रुका गया। मैं ऐसा ही हूँ, पत्थर दिल, मुझमें इमोशन नहीं है और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे नफरत करें। वो कठोरता से बोला तो विधा उसके सामने आ गई। नहीं हो तुम पत्थर दिल, विधा ने जोर देकर कहा। मैं हूँ ऐसा ही, अंधेरा हूँ घना काला, वो गुस्से में विधा के करीब आकर बोला। विधा उसकी आंखों में झांकती रही निडरता से। रिशान कमरे से बाहर निकल गया। विधा उसके बारे में सोचने लगी। क्या विधा के मन में भी उसके लिए जज्बात थे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जब 14 रीना ने बताया रिशान का सच। विधा अकेली बैठी थी जब रीना उसके पास आई। तुम परेशान हो? रीना ने बैठते हुए पूछा। नहीं आंटी, बस यूं ही। बैठिए आप, विधा ने कहा। देखो बेटा, रिशान जो कुछ भी करता है उसके अलावा वो एक काबिल बिजनेसमैन भी तो है। वो ख्याल सबका करता है पर अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहता। रीना ने गंभीरता से कहा तो विधा उनकी बात ध्यान से सुनने लगी। कातिल सिर्फ कातिल होता है आंटी, विधा ने दृढ़ता से कहा। तो क्या पुलिस वालों को भी कातिल ही कहोगी? रिशान ने कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं दी है। रीना कह ही रही थी कि विधा एकाएक बोल पड़ी। मैंने क्या किया था? सिर्फ डैड से बदला लेने के लिए उसने मुझसे शादी की। मुझे कैद कर रखा है, विधा ने दर्द में अपने जबड़े भींचते हुए कहा। रीना चुप हो गई। तुम खुद को रिशान के दर्द में जुड़ता महसूस करती हो विधा। मैं जानती हूँ कि रिशान ने जबरदस्ती तुमसे शादी की है और ये सरासर गलत भी है, पर इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। रीना ने बेहद आत्मीयता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हम दोनों अलग हैं। आपने मुझे रिशान के लिए गलत चुना है। वो कोई और होगी जो रिशान को परफेक्ट करेगी, पर वो मैं नहीं हूँ। बेफालतू की होप छोड़ ही दीजिए, विधा ने सख्ती से कहा और उठ खड़ी हुई। रीना मुस्कुराई। कोई भी रिश्ता अगर सच से शुरू होता है तो उसका वजूद हमेशा टिकता है। तुम्हें रिशान का एक ऐसा सच बताती हूँ जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। फैसला तुम्हारा होगा कि तुम उसे बताती हो या नहीं। मुझे तुम पर इतना भरोसा तो है ही कि तुम उसे संभाल लोगी, और उसकी लाइफ में आने वाली खास लड़की तुम ही हो विधा, रीना ने आत्मविश्वास से कहा तो विधा अनिश्चितता से उन्हें देखने लगी। आप ये कैसे सोच सकती हैं? मतलब जिस रिश्ते की कहीं से जरा भी होप नहीं है उस पर आप भरोसा जता रही हैं मुझ पर? पहली बात तो आपको बता दूं कि ये कोई रिश्ता नहीं बल्कि कैद है, जिसे रिशान ने अपने लिए खुद चुनी है और मुझ पर थोपी है। पर तकलीफ हम दोनों ही सही रहे हैं, और कैद में कैदी कब तक रहते हैं? एक दिन तो जेल से रिहा होना ही है, विधा कठोरता से बोली। रीना मुस्कुरा उठी। अच्छा, फिर तो कैद में कई कैदी आजीवन कारावास भी भोगते हैं, जिनकी आखिरी सांस तक जेल में ही चलती है, रीना ने मुस्कुराकर कहा तो विधा निरुत्तर हो गई। खैर, आज नहीं पर बाद में जरूर एहसास होगा कि मैंने कितना सही फैसला लिया था। जो सच तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बेहद अहम है और तुम रिशान की पत्नी हो। तुम्हारा जानना जरूरी भी है, रीना ने कहा तो विधा ने गुस्से में मुंह फेर लिया। आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी आप?
विधा ने सख्ती से कहा। रिशान अनाथ नहीं है, इस जायदाद पर उसका भी हक है। नेहा ने जो कहा कि वो भले ही इस घर का बेटा हो पर जायदाद उसे नहीं मिलेगी, ये गलत है। वो इस घर का ही बेटा है, हमने उस पर कोई एहसान नहीं किया है। रीना ने कहा तो विधा चौंक उठी। क्या मतलब इसका? क्या रिशान नीरज सिंघल का बेटा है? विधा बुरी तरह चौंक उठी थी। नहीं, कहकर रीना ने विधा को एक तस्वीर दी। उसमें एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी थी। बगल ही उस औरत का पति भी खड़ा था। विधा गौर से उस तस्वीर को देखने लगी। कौन है ये? क्या रिशान के माँ पापा? वो हैरान रह गई। हाँ, सालों पहले ही नीरज के छोटे भाई कविश सिंघल ने उनसे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। कविश इस धंधे में नहीं आना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पापा ने उसे जबरन इस धंधे में धकेल ही दिया। आखिरकार उकता उकता कर वो घर छोड़कर चला गया तो फिर कभी नहीं लौटा। उसने और नीरा ने शादी कर ली और फिर रिशान हुआ। उन्होंने ही डाक के जरिए मुझे ये इकलौती तस्वीर भेजी थी। हमें पता नहीं मालूम था उनका, वरना घर लेकर वापस लौटते पर कविश कभी लौटना ही नहीं चाहता था। रीना ये कहकर चुप हो गई। विधा हैरान थी इतने बड़े खुलासे को जानकर। पर रिशान तो रायचंद लिखता है अपने नाम के आगे। वो हकलाते हुए बोली। वीरेंद्र सिंघल नीरज और कविश के पापा थे, जो पहले से ही एक स्थापित माफिया थे। उनका पूरा गैंग था, पर कविश को कभी रास नहीं आया ये सब। अंशा रायचंद, दोनों की माँ वो रायचंद थी। कविश ने अपनी पहचान ही बदल दी थी। सिंघल सरनेम न इस्तेमाल कर वो अपनी माँ का सरनेम कविश रायचंद यूज करता था। तभी रिशान को आज तक पता ही नहीं चल पाया। अंशा माँ भी कविश के साथ चली गई थी। नीरज और पापा यहाँ थे। अंशा माँ को भी ये सब नहीं पसंद था। रीना ने बताया। विधा का दिमाग थप पड़ चुका था। जो रिशान आज खुद को इस धंधे में तन मन से झोंक चुका था, उसी के पापा ने कभी इस धंधे से छूटने के लिए बगावत की थी। कितना बड़ा सच रिशान से आज तक छुपा हुआ था, ये सोचकर ही वो सिहर उठी। कितने राज छुपे थे। हमें पता चला कि कविश, नीरा और अंशा माँ का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, पर हमारे वहाँ पहुँचने तक देर हो चुकी थी। रिशान को किसी दोस्त ने अपने यहाँ रख लिया था। नीरज पागलों की तरह रिशान को ढूंढते रहे पर वो नहीं मिला। उस वाकये को गुजरे 5-6 साल बीत चुके थे। एक दिन मुंबई के ही किसी अनाथालय में नीरज ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। वहां पर उन्होंने रिशान को देखा। एक बार की तो वो खुद भी चौंक उठे थे। पूरी डिटेल निकलवाने के बाद वो श्योर हो गए थे कि रिशान ही उनके भाई कविश का बेटा है। तभी उसे घर लेकर आए और एक बेटे का दर्जा दिया। रीना ने अब तक छुपी सबसे बड़ी छुपी सच्चाई बताई तो विधा की हैरानी का पारावार न रहा। रीना ने विधा की तरफ गंभीरता से देखा और वो बाहर निकल गईं। विधा गौर से सब कुछ सोचने लगी। तभी रिशान की अहमियत इतनी अधिक थी इस घर में। आखिरकार सबने उसे सच्चाई बताई क्यों नहीं? वो किस दलदल में फंस गया है? विधा का पूरा दिमाग जैसे झंझना गया था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। शाम ढल रही थी और रिशान सूनी निचात सड़कों पर खड़ा खाली आंखों से देख रहा था। साथ ही दिशांत भी था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो एक मैसेज पड़ा था। वो थोड़ा चौंका। इस वक्त अंकल ने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है कंपनी? रिशान एकाएक बोल पड़ा। दिशांत उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ, सब ठीक है न? दिशांत ने पूछा। तू घर जा, मैं कंपनी होकर आता हूँ। अंकल ने तुरंत बुलाया है, कहकर रिशान सीधे कंपनी की तरफ निकल गया। दिशांत भी घर की तरफ निकल ही रहा था कि तभी सामने से अचानक एक स्कूटी आ गई और उसने एकाएक अपनी कार रोकी। वो गुस्से में कार से बाहर आया और स्कूटी से गिरी लड़की पर भड़क गया। पापा की परी जी, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेगी कि आप अपने दोपहिया खिलौने के साथ सड़क पर क्यों खेल रही थी? अच्छा खासा बंदा मरते मरते बचा। दिशांत बुरी तरह बिफर गया। वो लड़की अपनी कपड़े झाड़ते हुए उठी। माँ के चमचे, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि कबाड़ी के कबाड़ चुराकर यूं सड़क जाम कर क्यों बैठे थे? वो लड़की भी उसी अंदाज में नकल उतारते हुए बोली तो दिशांत बुरी तरह चिढ़ गया। उस लड़की ने बाल झटके और अब की दिशांत की तरफ देखा जो हैरानी से मुंह बाए उसे ही देख रहा था। तुम दोनों एक साथ ही जोर से चीख पड़े। दरअसल वो वीना थी। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। उस दिन भाभी को क्या पट्टी पड़ाई थी तुमने? देखो भाभी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, दिशांत ने गुस्से में कहा। और तुम अपने उस अकड़ू दोस्त से कहा दो कि मेरी दोस्त से दूर रहे, समझे? वैसे तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो भी गुस्से में फट पड़ी। दिशांत ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा ही था कि वीना जोर से चीखी।
हेल्प, देखो ये आवारा लड़का क्या कर रहा है। समबडी हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह। वो पूरी तरह नौटंकी करते हुए चिल्लाई तो दिशांत भौंचक रह गया। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। राह से गुजरते 2-4 लोगों ने दिशांत को 4-6 गालियों से नवाजा भी। दिशांत दांत पीसते हुए उसे देखता रहा। वीना ने अपना बैग ठीक किया, हेलमेट पहना और स्कूटी पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, अगर कम लगी हो तो अगली बार फिर मिलना। रोज ही आना जाना रहता है मेरा इधर से मिस्टर खोतेदा पुत्र। कहते हुए उसने दिशांत को चिढ़ाया और स्कूटी लेकर चली गई। दिशांत भौंचक्का सा उसे जाता देख रहा था। यार, भाभी तो सही है इससे। ये तो पूरी हमारे गैंग में शामिल होने लायक है। मतलब मुझे ही चूना लगाकर चली गई। कहते हुए दिशांत ने बेचारगी सा चेहरा बनाया और अपनी गन की तरफ नजर डाली। तेरा क्या काम, शर्म कर तू, एक लड़की ने तुझे पोपट बना दिया। रिशान, उससे सब कितना डरते हैं और मुझसे तो ये वीना भी नहीं डरती, पर अगली बार इसको सबक सिखाता हूँ। वो उदास होकर बोला और चुपचाप कार में बैठकर विला की तरफ चल पड़ा। विधा बालकनी में खड़ी अभी भी उन बातों के बारे में सोच रही थी। कितना बुरा लग रहा था उसे रिशान के लिए, पर अगले ही पल रीना की दूसरी बात भी याद आ गई। नहीं, वो किसी कातिल से तो प्यार नहीं कर सकती। रिशान कंपनी पहुंचा तो नीरद वहां थे ही नहीं। रिशान को बहुत हैरानी हुई। उसने कॉल भी किया नीरद को, पर फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी नीरद की पीए शिखा वहां आ पहुंची। सर, नीरद सर ने आपको कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर करने को कहा था। आइए आप मेरे साथ। धनराज ग्रुप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी देखनी थी, शिखा ने कहा तो रिशान ने एक बार उसे घूरा। वो चुपचाप अंदर आ गया और शिखा कुटिलता से मुस्कुरा उठी। दिशांत विला लौटा और चुपचाप गार्डन में उदास सा बैठ गया। विधा ने बालकनी से उसे देखा तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो झट से उसके पास आ गई। दिशांत, क्या हुआ, ठीक हो तुम? विधा ने बैठते हुए कहा तो दिशांत ने अपना सिर हिला दिया। आप बैठिए न, कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। विधा का चेहरा गंभीर था। वो क्या रिशान को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता है? वो जानता है कि वो कौन है? विधा ने एकाएक ऐसा सवाल पूछा तो दिशांत चौंक उठा। नहीं, पर वो उन्हें ढूंढ रहा है, दिशांत ने धीरे से कहा। विधा गहरी सोच में डूब गई। दिशांत उसे परेशान देखकर बोला, आज आपकी दोस्त मिली थी वो वीना शीना। निहायत बदजुबान लड़की है वो। कहकर उसने सारा माजरा तफसील से बताया तो विधा हंस पड़ी। पीछे खड़ा सोम भी ये सुनकर खिलखिला पड़ा। दोनों को इस तरह हंसता देख दिशांत खींच गया। फाड़ ले दांत, तेरे दांत न तोड़ दूं तो कहियो, कहकर दिशांत उसकी तरफ लपका और सोम गार्डन में दौड़ने लगा। विधा अब चुप हो गई। कुछ सूझा उसे। अफसोस कि विधा एक बात जानकर भी अनजान रह गई। क्या विधा रिशान को सब सच बता देगी? आखिर रिशान किसी मुसीबत में तो नहीं था। जानने के लिए पढ़ते रहिए। जब 15 गठबंधन पूजा रात को जब रिशान लौटा तो चुपचाप शावर लेने चला गया। विधा ने डिनर खत्म कर लिया था। वो बैग पर बैठी थी। रिशान वापस लौटा तो विधा को अपनी तरफ घूरता देख बोल पड़ा, क्या? मुझे क्यों घूर रही हो? विधा ने अपनी पलकें झपकाईं और सिर झटक दिया। नीरज सिंघल ने तुम्हें गोद क्यों नहीं लिया? हो तो तुम उन्हीं के घर में, फिर क्या तुम्हें ये बात कभी खटकती नहीं? विधा ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा तो रिशान रुक गया। उसने विधा को गहरी नजरों से घूरा। तुम्हें नहीं सोचना चाहिए ये। मुझे मेरी जिंदगी में किसी का दखल पसंद नहीं है। सो जाओ, उसने एक ठंडी आवाज में कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। विधा ने महसूस किया कि उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ भी था। विधा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। चुपचाप सोफे पर सिकुड़कर लेट गई। आंखों से कुछ बूंदें भी सरक गईं। घंटा भर गुजर चुका था पर उसकी आंखों से नींद तो जैसे नदारद थी। वो उठकर बैठ गई। उसने रिशान की तरफ देखा। वो सो चुका था। कितना शांत और गंभीर था उसका चेहरा। दर्द और खामोशी की कितनी ही लकीरें उभर आई थी उसकी मांसपेशियों पर। विधा ने एक गहरी सांस खींची और आहिस्ते से दरवाजा खोलकर नीचे आ गई। किचन की लाइटें ऑन कर उसने एक गिलास पानी लिया। दवाएं उसे नहीं मिली तो वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी पूर्वी वहां आ गई। वो भी पानी लेने आई थी। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? पूर्वी ने विधा के मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा। सिर दर्द हो रहा है। पेन किलर्स भी जाने कहाँ हैं? विधा ने बेमन से कहा तो पूर्वी तुरंत पेन किलर्स लेकर लौटी। विधा ने दवाएं लीं। आप सो जाए, पूर्वी ने फिक्र से कहा तो विधा कमरे की तरफ लौट गई। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई।
ये अगला दिन था। आज घर में दोनों के गठबंधन पूजा की तैयारियां चल रही थीं। रिशान तो सुबह ही घर से जा रहा था पर नीरद ने उसे रोक लिया। कुछ सोचकर वो भी रुक गया पर एक कॉल आए और वो बाहर चला गया। हाँ बताओ एसपी, अभी इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? रिशान ने सामने खड़े एसपी से पूछा। वो इस वक्त एक बेहद सुनसान जगह पर खड़े थे। मुझे लगता है कि अब आपको सच बता देना चाहिए। बाय द वे, अभी हमें वेद कपूर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। मुझे लगता है कि वो शांत हो गया है, उस एसपी ने कहा तो रिशान ने अपना सिर झटका। नहीं, वो जरूर कुछ करने वाला है पर क्या? ये आइडिया नहीं है अभी। उसके बेटे और बेटी को उसके खिलाफ कर दिया है मैंने जाने अनजाने, वो तिलमिला उठा है। रिशान ने कुछ सोचकर कहा। पर कब तक? आप अपनी सच्चाई कब तक छुपाएंगे? एसपी ने रिशान से पूछा तो वह कुछ देर तक चुप हो गया। डोंट वरी एसपी, मैं सरेंडर कर दूंगा पर एक बार मुझे वो शख्स मिल जाए जिसने ऑर्फेनेज में आग लगाई थी। उसकी वजह से मैंने मेरे भाई को भी खो दिया। उसके बाद मैं खुद चल कर आऊंगा, अपना कन्फेशन मीडिया के सामने करूंगा। पर अभी बहुत कुछ अधूरा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। रायचंद सरनेम लगा है तो ज़रूर मेरे माँ पापा किसी हादसे में मरे होंगे और मुझे ऑर्फेनेज में डाल दिया गया। जैसे ही पता चल जाए फिर रिशान खुद सामने आएगा। रिशान ने गहरी आवाज में कहा तो एसपी ने अपना सिर हिलाया और चला गया। रिशान भी विला की तरफ चल पड़ा। पूर्वी विधा के लिए साड़ी लेकर आई थी। रीना ने ही आज उसे पूजा के लिए साड़ी ही पहनने को कहा था। विधा चुपचाप साड़ी पहनकर नीचे आ गई। तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है बेटा? रीना ने विधा की सूनी मांग और खाली गर्दन को देखकर पूछा। रिशान भी वहीं काउच पर बैठा था। उसकी नज़र विधा पर पड़ी जो उसे ही बड़ी उम्मीद से देख रही थी। रिशान ने नज़रें फेर लीं। क्या ये ज़रूरी है? हम पूजा में साथ बैठ रहे हैं, यही बहुत है, विधा ने बेरुखी से कहा। पर बेटा ये ज़रूरी है, आप रिशान की पत्नी हैं, रीना ने जोर देकर कहा तो सब उनकी तरफ देखने लगे। वो नहीं करना चाहती तो इसकी ज़रूरत नहीं, रिशान ने कहा और पूजा की वेदी पर आ बैठा। विधा भी चुपचाप उसके बाएं तरफ आकर बैठ गई। तभी विवेन और निशा भी आ गए। विधा ने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर रिशान की तरफ देखने लगी। सर्वप्रथम आप दोनों संकल्प लें कि हर सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी होंगे। शादी के सातों वचनों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पंडित जी ने दोनों के हाथों पर फूल रखते हुए कहा तो रिशान और विधा एक दूसरे की आंखों में झांका। पल भर को दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी थीं। विधा ने रिशान की दाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। दोनों ने अपनी अपनी उंगलियों को हल्का भींच लिया। विवेन गौर से दोनों को देख रहा था। निशा तो विधा के लिए बहुत खुश थी। रीना भी मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। आप पहले विधा बेटी की मांग भरें, बिना श्रृंगार के पूजा अधूरी है। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी आगे करते हुए कहा तो रिशान डिब्बी की तरफ देखने लगा। मुझे माफ करना, जल्दबाजी में भूल गई, विधा ने तुरंत कहा और विवेन की तरफ देखा। रिशान की नज़र भी उस पर चली गई। उसने एक चुटकी सिंदूर लेकर विधा की मांग दोबारा भर दी। विधा ने अपने जबड़े भींच लिए और विवाह का पवित्र मंगलसूत्र। पंडित जी ने दोबारा पूछा तो विधा घबरा गई। उसे याद आया कि वो मंगलसूत्र तो उसने खुद अपने हाथों से ही तोड़ डाला था और रिशान ने अपने पैरों तले उन्हें बेरहमी से कुचल दिया था। ये लो रिशान बेटा, विधा को ये भी पहना दो। रीना ने गहरी मुस्कुराहट खींचकर मंगलसूत्र रिशान के हाथों में रखते हुए कहा तो विधा और रिशान दोनों ही चिहुंक उठे। रिशान ने मंगलसूत्र विधा को पहनाया। पूजा फिर शुरू हुई। गठबंधन करने को रीना ही आगे आई। उन्होंने विधा के सिर लाल रंग की चून डाली और उनके ही मंगलसूत्र की टूटी मोतियों को आंचल के छोर में फूलों और अक्षत के साथ रखकर बांध दिया। उन्होंने प्यार से विधा के सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम दोनों का रिश्ता टूटने कैसे दे सकती हूँ बेटा? जब तक तुम दोनों खुद अपना रिश्ता संभालने लायक नहीं होते तब तक ये जिम्मेदारी मेरे सिर है। तुम्हारा रिश्ता तुम्हें हमेशा तुम्हारे जुड़े हुए मंगलसूत्र सा नया मिलेगा मेरे पास, रीना ने धीरे से विधा के कानों में फुसफुसाकर कहा और उठ खड़ी हुई। गठबंधन पूजा खत्म हुई। चूंकि यहाँ विवेन और निशा मौजूद थे तो दोनों ने सबके पैर एक साथ ही छूकर आशीर्वाद लिए। रीना ने दोनों हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। वो बेहद खुश थीं। तब तक नीरद भी आ गए। रिशान ने पहली बार जाने अनजाने ही नीरद के पैर छुए। विधा तो गुस्से से तिलमिला उठी पर सिर्फ विवेन की वजह से चुप पड़ गई। विवेन ने विधा के माथे को चूम लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तूने जो किया वो सब माफ। हमेशा खुश रह मेरी बहना। विधा की आंखें नम हो गईं।
वो उसके गले लग गई। थैंक यू भाई, उसने कहा तो विवेन मुस्कुरा उठा। वो रिशान की तरफ चला गया। निशा ने अब विधा को गले लगाया और उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, रीना आंटी बहुत अच्छी है, वरना कोई अपने सगे बेटे को भी इतना प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विधा, तुम्हें रिशान जैसा पति और रीना जैसी माँ मिली है। निशा बेहद खुश थी। विधा ने एक बार रिशान की तरफ देखा, जिसकी वजह से उसके भाई भाभी इतने खुश हुए जा रहे थे, जिसके रिश्ते को लेकर सब इतने उत्साहित थे। वो रिश्ता खोखला था। दोनों को इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विधा फीकी मुस्कान से हंसी। विवेन रिशान के पास पहुंचा जो अभी दिशांत के साथ खड़ा था। रिशान ने उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी रिशान, तुम्हारी भी तो दो बहनें हैं, तुम समझ सकते हो कि अगर वो कोई इतना बड़ा फैसला एकाएक ले तो तुम पर क्या गुजरेगी। मैं बस उसके लिए परेशान था। उसने जब से होश संभाला है बस एनजीओ और लोगों की मदद ही करती आई है। बिल्कुल भोली है और छोटी है तो फिक्र हमेशा रहती है। माँ भी तो नहीं थी तो डरता भी था, पर आज सारी फिक्र दूर हो गई है। मान गया कि तुम्हारे परिवार में मेरे बहन को वही अपनापन मिलेगा। वो थोड़ी चुलबुली है, उसका ध्यान रखना। तुम समझदार हो रिशान, विवेन ने बेहद आत्मीयता से कहा तो रिशान ने अपना सिर हिला दिया और विधा की तरफ देखने लगा। वो अभी निशा और वीना से घिरी थी, हंस रही थी। वीना भी अभी तुरंत ही आई थी, खास विवेन के कहने पर, वरना उस रात के वाकये के बाद से तो उसने पलटकर गेट भी नहीं देखा था। दिशांत उसे देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ा जा रहा था। सब बेहद खुश थे कि तभी पुलिस अंदर आई। सब हकबका गए। इस वक्त? और क्यों? लगता है आप गलती से यहाँ आ गए हैं इंस्पेक्टर। ये सिंघल विला है, कोई चोर डकैतों का अड्डा नहीं। नीरद ने तंज कसते हुए कहा तो इंस्पेक्टर नीरद को तीखी नजरों से घूरने लगा। काश चोरी डकैती की ही बात होती नीरद साहब, आप बड़े लोग और उतनी ही घिनौनी बड़ी हरकतें। वो भी नफरत से बोला। इंस्पेक्टर, जबान संभाल कर बात करो, नीरद ने कड़कती आवाज में कहा। ये रहा रिशान रायचंद के खिलाफ अरेस्ट वारंट। हम एक मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हैं, उस इंस्पेक्टर ने कहा तो सब चेहुन उठे। रिशान अब भी बस माहौल की नाजुकता समझने की कोशिश कर रहा था। पर गुनाह भी तो बताए। रीना हैरानी से पूछ पड़ी। हैरेसमेंट कहना भी ठीक होता, पर ये रेप केस है। मिस्टर नीरद सिंघल की पर्सनल असिस्टेंट शिखा कौशिक के साथ आपके चहेते रिशान रायचंद ने कल शाम जोर जबरदस्ती की थी। पुलिस स्टेशन चलिए, अपने वकील के साथ फिर बताते हैं। वो इंस्पेक्टर बेहद घृणा से बोला तो सब मानो बुद्ध बन गए। अभी क्या सुना था सबने? बिल्कुल अप्रत्याशित था। विधा ने रिशान की तरफ बेहद बेचैनी से देखा। रिशान शांत था, पर उसकी नज़र भी विधा से टकरा गई। शायद वो उसकी नज़रों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने रिशान के हाथों में हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गए। विधा बस हैरानी से घूर रही थी। सब सकते में थे। दिशांत, सोम और नीरद तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जबकि घर में मातम पसर गया। रीना परेशान सी वही सोफे पर पसर गई। तुझे क्या लगता है? जरूर उस डेविल ने किया ही होगा, वीना ने विधा के कान में फुसफुसा कर कहा। पर विधा तो जैसे सुन्न पड़ गई थी। क्या हुआ था ये? वो तुलना करने लगी। कहाँ थे रिशान के पिता कविश और खुद रिशान? क्या रिशान पर लगे चार्जेस सही थे? क्या विधा भी यही समझती है, या है ये किसी की साजिश? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 16 रिशान गिरफ्तार। सब हैरान रह गए थे। अभी अभी जो होकर हटा था, क्या वो सच भी हो सकता था? रिशान को गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेन अनिश्चितता से सब समझने की कोशिश कर रहा था। वह विधा के पास आया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि ये मसला क्या है। पर याद रखना, अगर ये सच हुआ तो तुम्हें ये शादी तोड़नी होगी विधा, विवेन ने दृढ़ता से कहा तो विधा की नज़र विवेन पर पड़ी। वो ऐसा नहीं कर सकता भाई, जरूर उसे फंसाया जा रहा है। वो जिद्दी अड़ियल जरूर है, पर रेपिस्ट नहीं भाई, विधा ने भी सख्ती से जवाब दिया तो सब चुप हो गए। रीना ने विधा की तरफ बेहद उम्मीद से देखा। तुम परेशान मत हो विधा, विवेन सब संभाल लेंगे, कहकर निशा ने उसे गले से लगाया और उसे सांत्वना दी। वीना भी विधा की तरफ देखने लगी। विवेन और निशा दोनों ही निकल गए। विधा हकबकाई सी अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुझे लगता है कि ये सही है? वो शख्स जिसने तुझसे जबरदस्ती शादी की वो सही है? तू पागल हो गई है विधा, वीना ने गुस्से में कहा तो विधा उसकी तरफ देखने लगी। वो बात अपनी जगह, पर ये अलग बात है। रिशान ऐसा इंसान नहीं है, समझी? वो भी जिद भरे स्वर में बोली। वीना चुप हो गई। ठीक है, मैं निकल रही हूँ, तुझे कोई काम हो तो कल करना, ओके?
वीना मन मसोस कर उससे बोली और उसे दिलासा देकर खुद भी निकल गई। सब हैरान परेशान से बैठे थे। नेहा भी सबके साथ बैठी थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मातम क्यों मना रही हो? तुम्हारी वजह से ही हम पर ये आफत आई है। वो गुस्से में बोली तो रीना ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। जबान संभाल कर बात करो नेहा, जितना हक तुम्हारा, पूर्वी और रिशान का है इस घर में उतना ही विधा का भी, समझी? नेहा आंखों में आंसू लिए रोते हुए कमरे में चली गई जबकि विधा दंग रह गई। पूर्वी और विधा भी अपने अपने कमरे में चले गए। विधा का पूरा दिमाग स्पंज की तरह निचुड़ चुका था, सब उसकी समझ से बाहर था। रिशान को जीप से उतारकर लॉकअप में डाल दिया गया। पीछे पीछे ही नीरद और दिशांत भी पहुंचे। नीरद अंदर आए और एसीपी के केबिन में तुरंत ही दाखिल हुए। ये क्या चल रहा है एसीपी? मेरे घर में भी पुलिस इस तरह मुंह उठाए चली आएगी? अभी के अभी मेरे बेटे को रिहा करो वरना मैं भी अपनी औकात पर आ जाऊंगा। जाहिर था कि नीरद इस वक्त गुस्से में आग भभूका हुए जा रहे थे। उनका बस चलता तो जेल की सलाखें इसी वक्त तोड़कर रिशान को छुड़ा लाते। दिशांत ने किसी तरह उन्हें संभाला और उनका गुस्सा थोड़ा कम किया। पहले आप बैठिए तो नीरद साहब, देखिए मामला गंभीर है, मैं आपको बात की गंभीरता से रूबरू करवाता हूँ। वो एसीपी बेहद नरमी से बोले तो नीरद ने गहरी सांस फेफड़ों में भरी और आराम से बैठ गए। देखो एसीपी, आराम मुझे तभी मिलेगा जब रिशान इस गंदी जगह से बाहर होगा, नीरद ने फुफकारते हुए कहा तो पल भर शांति पसर गई। एसीपी ने एक फोटोज का लिफाफा निकाला और सारी फोटोज अलग कर सामने रख दी। दिशांत और नीरद दोनों ही बुरी तरह चिहुन उठे। कई तस्वीरें बेरंगी थीं, कहीं रिशान ने शिखा का जबड़ा भींच रखा था तो कहीं वो उसके बेहद करीब क्रूरता से उसे देख रहा था। दिशांत ने नजरें फेर लीं। क्या ये सब सच था? नीरद का सारा गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। वो हकबकाए नजर से सारी तस्वीरों को अविश्वास से देखने लगे। ये सच नहीं है, जरूर उसे फंसाया जा रहा है। रिशान इतने कमजोर जिगर का नहीं है कि वो कोई भी अरी गैरी लड़की के पीछे दुम हिलाता फिरेगा। नीरद ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा। ये सब असहनीय था। दिशांत तो चुप रह गया, उसे गहरा धक्का लगा था। यही सच है सिंघल साहब, ये संगीन अपराध है और हम इसे दबा भी तो नहीं सकते क्योंकि उस लड़की का बयान भी हमारे पास सुरक्षित है। इसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, बस आप कर सकते हैं, एसीपी ने कहा तो नीरद उनकी तरफ देखने लगे। पर कैसे? क्या उस लड़की शिखा से सुलह करके? नीरद ने तपाक से पूछा तो एसीपी ने हामी भरी। हाँ, शायद वहीं से बात बने वरना अगर कोर्ट में आपका वकील केस अपने पक्ष में खींच ले तभी ये गुत्थी सुलझेगी, वरना तो हम सब मजबूर हैं। एक नहीं बल्कि हर सबूत चीख कर सच बता रहा है, एसीपी ने कहा तो अब तक शांत पड़ा दिशांत बोल पड़ा। झूठ बता रहा है, क्योंकि ये सच है ही नहीं। मेरा भाई इतनी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। वो गुस्से में बोला और बाहर निकल गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, पर उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नीरद ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा और बाहर निकल गए। उनका लॉयर भी साथ ही आया था। वो तुरंत उनके सामने आ पहुंचा। सॉरी सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि केस बेहद संजीदा है, हमें तारीख का इंतजार करना होगा, कहकर वकील ने अपना सिर झुका लिया। नीरद और वकील दोनों बाहर निकल गए। दिशांत रिशान के पास गया। रिशान चुपचाप दीवार से टिककर खड़ा था। रिशु, दिशांत ने कहा तो रिशान ने उसकी तरफ देखा। दिशु, तू जाना, बेवजह खुद को तंग कर रहा है, एक दिन तो हमें अपने कर्मफल भुगतने ही है ना। वो बेहद संजीदगी से बोला तो दिशांत ने गुस्से में उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। कर्मफल, डफर, तू ऐसा नहीं है, समझा, और मेरे रिशु के खिलाफ कुछ भी बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो गुस्से में बोला तो रिशान अपने होंठ पर उंगली फिराता हुआ मुस्कुरा उठा। लगता है तेरी ही आदत विधा ने भी सीख ली। वो माहौल हल्का करते हुए बोला तो दिशांत खींच गया। यार, उस शिखा ने तुझे अच्छा फंसाया, पर बता तो सही कि तू आखिर उससे मिला कब? उसने तेरे साथ अपनी कुछ बेढंगी तस्वीरें भी जमा करा रखी हैं। दिशांत ने उसे साफ साफ बता दिया। कल शाम तेरे साथ ही तो था जब कंपनी पहुंचा। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ, पर क्या पता कि वो लड़की इतनी शातिर निकलेगी। खैर, अच्छा ही है सबको मुझसे आज़ादी मिल गई, रिशान ने विधा के बारे में सोचकर कहा तो दिशांत ने उसे गुस्से में घूरा। तू परेशान मत हो, अंकल देख रहे हैं, हम जल्द तुझे छुड़ा लेंगे, कहकर दिशांत ने उसके बाद बिगाड़ दिए और रिशान भावहीन सा उसे देखता रहा। वो जाने को पलटा पर रुक गया। विधा भाभी का ध्यान रखूंगा, पर क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेगी।
दिशांत ने जाते हुए कहा तो रिशान बस उसे देखता रहा। वो सब जैसे ही बाहर निकले कि विवेन मिल गया। क्या पता चला? विवेन ने अनिश्चितता से पूछा। अभी बेल नहीं मिली है, देखते हैं शायद कल तक, दिशांत ने हताशा से कहा तो विवेन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? रिशान नहीं आया? आप लेकर क्यों नहीं आए रिशान को? रीना ने नीरद को अंदर आते देख पूछा। नीरद चुपचाप सोफे पर सिर टिका कर बैठ गए। रीना परेशान सी दिशांत को देखने लगी। दिशांत बेटा, रिशु नहीं आया, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रीना ने उसे झकझोरते हुए पूछा। तब तक विधा, पूर्वी और नेहा भी नीचे आ गए। उस लड़की ने बयान दिया है रिशु के खिलाफ। हमारा लाया कुछ भी नहीं कर सकता, शायद तारीखों तक इंतजार करना पड़ेगा, दिशांत ने मरी आवाज में कहा तो रीना की आंखें दब गईं। विधा भी चिहुन उठी। उसे यकीन था कि वो लोग रिशान को लेकर जरूर लौटेंगे। ऐसा नहीं है, मैं रिशान को कल तक हर हाल में घर ले आएंगे, नीरद ने कड़े शब्दों में कहा और अपने कमरे में चले गए। पूर्वी रीना को लेकर गार्डन की तरफ चली गई। वो बहुत रो रही थी। नेहा भी अपने कमरे में चली गई। दिशांत लुंज-पुंज सा खड़ा रहा और विधा उसके पास आ गई। क्या बात है? क्या मसला ज्यादा गंभीर है? विधा ने गंभीरता से दिशांत से पूछा तो वो उसकी तरफ देखने लगा। हाँ भाभी, पर रिशु ऐसा नहीं कर सकता, वो गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दिशांत कह ही रहा था कि विधा उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे पता है कि हिटलर ये नहीं करने वाला। वो सिर्फ ऊपर तय सख्त रखता है, बाकी वो बुरे दिल का शख्स नहीं है। तुम पहले बात तो बताओ कि आखिर पूरा मामला क्या है? विधा ने कहा तो दिशांत चौंक उठा। मतलब कि विधा रिशान पर भरोसा करती थी। दिशांत के चेहरे पर इस वक्त भी मुस्कुराहट आ गई। उसे उम्मीद हो चली थी जरूर विधा ही वो वाजिब शख्स है जो रिशान के दिल की गहराई तक पहुंचने वाली थी। उसने तफसील से सारी बात विधा को बता दी, सब कुछ। विधा भी कुछ सोचने लगी। उसे भी याद आया कि कल रात लौटने पर रिशान का मूड कुछ उखड़ा हुआ जरूर था। डोंट वरी दिशांत, ये सब ठीक हो जाएगा, विधा ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा और खुद ऊपर की तरफ चली गई। दिशांत भी कुछ सोचने लगा। विवेन जैसे ही घर पहुंचा तो निशा उसका ही इंतजार कर रही थी। उसने निशा को भी बता दिया कि मामला गंभीर है। विधा की जिंदगी में भी जाने कौन कौन से मोड़ लिखे हैं। निशा ने निराशा से कहा तो विवेन भी परेशान हो गया। डैड से बात करता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। अगर कर दी तो मैं भी उन्हें माफ कर दूंगा। सिर्फ दो ही बातें होंगी, या तो विधा रिशान के पास रहेगी अगर वो बेगुनाह है तो, या फिर मैं उसे लेकर आऊंगा अगर वो गुनहगार होगा। कहकर विवेन वापस उल्टे पांव ही लौट गया। वो वेद कपूर के पास चला गया। निशा परेशान सी बैठी थी। विधा सीधे नीरद के कमरे में आई। तुम आ जाओ, नीरद ने दरवाजे पर विधा को देखकर अंदर आने को कहा। विधा अंदर आ गई। रिशान के लिए परेशान हो, उसे जल्द छुड़ा लाऊंगा, नीरद ने बोझिल स्वर में कहा। नहीं, पर आप उसे छुड़ाएंगे कैसे, किस तरीके से? वो बेहद तत्परता से बोली तो नीरद ने उसकी तरफ अनिश्चितता से देखा। क्या कहना चाहती हो तुम? वो चिहुंक कर बोले। सही सवाल, अगर आप चाहें तो मैं उसे रिहा करवा सकती हूँ, पर आप चाहें तो, विधा ने फिर अर्थपूर्ण ढंग से कहा तो नीरद थोड़ा सीधे हुए। क्या चाहती हो तुम? मुझे तो नहीं लगता कि पैसे जायदाद की लालची हो, वो असमंजता से बोले तो विधा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभरी। बिल्कुल सही समझा आपने, बस एक ही चीज जो वक्त पर बता दूंगी, पर अभी आपको सिर्फ मेरी बात माननी होगी, विधा ने रहस्यमय अंदाज में कहा तो नीरद हैरानी से उसे देखने लगे। क्या करने वाली हो तुम? तुम छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत पेचीदा केस है। अगर सुलह के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि उस कमबख्त लड़की ने अपनी जान के खतरे को लेकर हम सब पर एफआईआर दर्ज करवाए है, और पुलिस भी उसकी सुरक्षा में है। ऐसे में कुछ भी करना मतलब मीडिया को मिर्च मसाला देना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। पर उसे सबक तो सिखाकर ही रहूंगा। बेवकूफ लड़की, नीरद ने खींचते हुए कहा तो विधा हल्का सा मुस्कुरा उठी। प्यार तो आप बहुत करते हैं रिशान से, उसे तकलीफ में नहीं देख सकते क्यों सिंघल साहब? खून खून ही होता है। सही कहा ना, विधा ने फिर अर्थपूर्ण ढंग से कहा तो नीरद सकपका गए। वो उसका चेहरा ताकने लगे। क्या मतलब खून? वो हड़बड़ाकर बोले। जानते ही होंगे आप, और अब मैं भी जानती हूँ। रिशान रायचंद क्यों है? आपने उसे ही अपने अंपायर का इकलौता वारिस क्यों बना रखा है? अंशा रायचंद को तो जानते ही होंगे ना आप? वो बोली तो नीरद हकपका कर खड़े हो गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गुस्से में चीखे। रिलैक्स,
रिशान को न पता चले और वो जेल से छूट जाए, इसके लिए आपको जो कह रही हूँ वही करिए। ये आपके ही फायदे का सौदा है। डोंट वरी, मैं आपकी तरह चीटर नहीं है मिस्टर सिंघल। वो नफरत से बोली और फिर कुछ कहने लगी। नीरद हैरानी से सब सुन रहे थे। क्या शर्त थी विधा की? क्या रिशान अब जेल से छूटेगा? विधा क्या करने वाली थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 17 विधा की शर्त। नीरद हैरानी से विधा को देख रहे थे। विधा बिल्कुल शांत थी। क्या है तुम्हारी शर्त? नीरद ने एकाएकी उससे पूछा। मेरा और रिशान का डाइवोर्स। फिलहाल इसकी ही तैयारी कीजिए, विधा ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। नीरद भौंचक रह गए। टीवी पर यह न्यूज़ बार बार फ्लैश हो रही थी। रिशान को हर तरह से दोषी ठहराया जा रहा था। वेद कपूर अपने केबिन में बैठे ये सब देख रहे थे कि तभी विवेन भी वहां आ पहुंचा। डैड, विवेन ने कमरे में एंटर करते हुए कहा तो वेद कपूर गुस्से में उठ खड़े हुए। देख रहे हो, करवा आए इस रेपिस्ट के साथ मेरी बेटी का गठबंधन। मैंने पहले ही कहा था कि वो रिशान अच्छा शख्स नहीं है, पर मेरी एक गलती को मानकर तुमने उसे मसीहा बना दिया। हम मीडिया को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि हमने विधा को किसी भी ऐरे गैरे को सौंप दिया? वेद कपूर गुस्से में बिलबिला उठे। विवेन कुछ पल चुप रह गया। बात सही भी थी, पर इसके दो पहलू हो सकते थे, या तो रिशान दोषी था या फिर निर्दोष। प्लीज डैड, एक बार विधा के लिए समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि रिशान और विधा दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी छुपकर करने का एक बड़ा रीजन भी तो है ना। अगर हमें पता होता तो हम कभी सिंघल परिवार में अपनी विधा को भेजते। विवेन ने समझाने की दोबारा कोशिश की। वेद कपूर ने उसे तिरछी नजरों से घूरा। मुझे बकवास मत बताओ विवेन। तुम जिस धंधे की ऊपरी सतहों को मात्र छूकर लौटे हो, मैंने उसकी गहराई छानी है। समझे? मुझे पता है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकता है। वेद ने गुस्से में भड़कते हुए कहा तो विवेन थोड़ा शांत हुआ। ओके, अगर रिशान दोषी नहीं साबित हुआ तो आप उससे माफी मांगेंगे, और अगर दोषी हुआ तो वो माफी के साथ विधा को भी लौटा कर जाएगा। मंजूर है आपको? विवेन ने कहा तो वेद कपूर बिल्कुल चौंक उठे। मंजूर है, पर तुम मुझसे ज्यादा यकीन उस लड़के पर कर रहे हो, वेद कपूर ने झुंझलाकर तल्ख लहजे में कहा तो विवेन ने अपना सिर झटक दिया। नहीं, मैं बस विधा के भरोसे पर यकीन करना चाहता हूँ डैड, विवेन ने कहा तो पल भर को सन्नाटा पसर गया। सोम और विधा साथ जा रहे थे। सोम ने पुलिस स्टेशन के सामने कार रोक दी। विधा ने एक गहरी सांस खींची और अंदर आ गई। थोड़ी ही देर बाद वो रिशान की सेल के सामने थी। रिशान सिर झुकाए बैठा था। भाई, भाभी आई हैं। विधा चुपचाप खड़ी थी और रिशान ने भी ऊपर नहीं देखा तो सोम ने कहा। वह चुपचाप बाहर चला गया। रिशान ने एक गहरी नज़र विधा पर डाली। वो उसे ही एकटक देख रही थी। तुम आज़ाद नहीं हो, समझी? रिशान ने वापस अपने अंदाज में कहा तो विधा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। हिटलर, वो धीरे से फुसफुसाए, यहाँ क्यों आए हो? देखने की मैं जेल के अंदर कैसे रुका हूँ। वो हमेशा की तरह उस पर तंज कसते हुए सख्ती से बोला तो विधा भी कठोर चेहरे से उसे देखने लगी। तुम मुझे बताओगे कि कल क्या हुआ था? पूरी बात, विधा ने उसकी सारी बात नजरअंदाज करते हुए कहा तो रिशान ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। भूल रही हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मैंने तुमसे जबरन शादी की है, वो उसे याद दिलाता हुआ अनिश्चितता से बोला। पर मुझे याद है कि ये आरोप तुम पर झूठे लगे हैं। हिटलर ऐसा नहीं कर सकता, वो तत्परता से बोली। रिशान उसकी आंखों में झांकने लगा। क्या वो सच में उस पर भरोसा करने लगी थी? दोनों पल भर को एक दूसरे की आंखों में अपना अपना ही अक्स ढूंढने लगे। रिशान को याद आने लगा कल शाम का वो मंजर। फ्लैशबैक। रिशान नीरद के केबिन में आया तो नीरद नदारद थे। वो जैसे ही केबिन से जाने को पलटा कि शिखा उसके बिल्कुल सामने आ गई। नीरद सर, एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं, आप साइन कर दीजिए, वो अजीब लहजे में बोली तो रिशान तुरंत मेज पर रखी फाइल्स को खोलकर पढ़ने लगा। ये तो पुरानी फाइल्स हैं, उसने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा तो शिखा भागकर उसके पास आ गई। मैं ढूंढती हूँ, कहकर वो रिशान के बिल्कुल करीब आ गई। रिशान तुरंत पीछे हट गया। अंकल से मैं बात कर लूंगा, कहकर वो केबिन से बाहर निकलने को हुआ ही था कि शिखा पीछे से भागकर उससे लिपट गई। रिशान चेहुन को उठा। सर, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपके लिए पागलपन की हद तक प्यार करती हूँ, शिखा लगभग मिनमिनाते हुए बोली तो रिशान को जबरदस्त झटका लगा। उसने शिखा को पीछे झटका तो वह बुरी तरह लड़बड़ा गई। What nonsense, have you lost it?
जस्ट स्टे अवे टू मी। डैम इट। रिशान गुस्से में अपनी जलती आंखों से उसे घूरते हुए चीखा। शिखा सहम गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रियली लव यू कहकर वो दोबारा रिशान की तरफ बढ़ी, पर रिशान ने एक चमाट खींचकर उसे जड़ दिया। शिखा बुरी तरह घबरा गई। उसे इसकी उम्मीद तो कतई नहीं थी। उसे लगा था कि शायद रिशान उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। रिशान ने गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ा और उसके चेहरे के करीब आकर नफरत और गुस्से में बोला, दोबारा शक्ल मत दिखाना सिंघल इंडस्ट्रीज में, और उसे पीछे की तरफ झटक कर केबिन से बाहर निकल गया। शिखा बुरी तरह थरथरा कर कांप रही थी। डर की सिलवटें उसके चेहरे पर उभर आईं। कहकर रिशान चुप हो गया। विधा अब तक सब ध्यान से सुन रही थी। तुमने मुझसे शादी के बदले एक डील की थी, तो अब तुम्हारी जमानत के बदले मैं भी एक डील करना चाहती हूँ, विधा ने मक्कारी से कहा तो रिशान उसे अनिश्चितता से घूरने लगा। क्या मतलब, मुझसे डील? रिशान ने तपाक से पूछा। हाँ, रिहाई के बदले मुझे आज़ादी, मतलब हमारा डाइवोर्स, विधा ने कठोर लहजे में कहा तो रिशान एक पल को चिहुक उठा। तो क्या इस तरह उनका रिश्ता खत्म होगा? नेवर विधा रायचंद, जब तक मेरा मोटिव नहीं पूरा होता। डाइवोर्स तो क्या, मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा, रिशान ने हट भरे लहजे में हल्की मुस्कान के साथ कहा तो विधा थोड़ी हैरान रह गई। उसे लगा था कि शायद रिशान मान जाए, पर वो बिल्कुल जुदा था उसकी सोच से। तुम्हें करना होगा, क्योंकि डाइवोर्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, वजह तुम्हारा गुनहगार होना ही है, कहकर विधा पलट गई। रिशान उसे घूरता रहा। विधा जा चुकी थी। शाम होने को थी। विधा ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया था। मीडिया विधा और नीरद को कवर करने को उतावली हुई जा रही थी। मीडिया में अब तक ये बात आग की तरह फैल गई थी। सिंघल विला में भी सब ये सुनकर भौंचक गए थे, खासकर दिशांत। पर भाभी, रिशान ऐसा नहीं है, वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, दिशांत ने अचकचा कर कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विधा रिशान के बारे में गलत सोच सकती थी। कैसे मानूं? जो शख्स लड़कियों की तस्करी करता है, जिसने खुद मुझसे जबरदस्ती शादी की है, वो ये नहीं कर सकता। ये उसका पेशा है दिशांत। तुम्हारा दोस्त इससे भी कहीं ज्यादा गिरा हुआ है, विधा ने नफरत से कहा तो दिशांत ने मुठियां भींच ली और अनिश्चितता से विधा को घूरने लगा। भाभी, आप ऋषु के बारे में ये सब सोच भी कैसे सकती हैं? लायक तो आप नहीं है उसके। अच्छा हो कि ये डाइवोर्स हो जाए, कम से कम मेरा ऋषु आपके जाल से तो बच जाएगा, दिशांत ने गुस्से में कहा तो विधा जानबूझकर बुरा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। तब तक नीरद नीचे आए। प्रेस वाले बाहर इकट्ठा हैं, चलो विधा, नीरद ने विधा की तरफ देखकर कहा तो दिशांत गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। अंकुश भी उनके साथ चला गया। बाहर पूरी भीड़ इकट्ठा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। विधा और नीरद जैसे ही वहां पहुंचे, सबके ताबड़तोड़ सवाल उठने लगे। सर, क्या आप अब भी रिशान रायचंद को बचाएंगे? क्या अपना बेटा कहेंगे? मैम, क्या ये सच है कि आप रिशान रायचंद को डाइवोर्स दे रही हैं? आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? तमाम सवालों का तांता लगा हुआ था। नीरद ने नफरत से विधा की तरफ देखा। देखिए, गुनहगार बस गुनहगार होता है। मैंने रिशान को अपना बेटा समझा, पर क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले बस, नीरद ने जवाब दिया तो सब सन्न रह गए। दिशांत और सोम मुंह फाड़े नीरद को देख रहे थे। कहाँ दिशांत ने सोचा था कि नीरद रिशान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ तो नीरद खुद उससे अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आपने सही सुना है, अब भला एक रेपिस्ट के साथ रिश्ता रख मैं शिखा को भी शर्मिंदा करूंगी। समाज में हर रोज ऐसे ही केस उभरते हैं, पर दब कर रह जाते हैं। हम सबको शिखा कौशिक से सीख लेनी चाहिए कि हालात कैसे भी हों, पर हमेशा लड़ना चाहिए। मैं शिखा के साथ हूँ, विधा ने कड़े और तल्ख लहजे में कहा तो रीना और बाकी सबको गहरा सदमा लगा। क्या था ये? 2-4 सवालों जवाबों के बाद गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों को गेट से बाहर किया और दरवाज़ा बंद हुआ। रीना और दिशांत धधकती नज़रों से दिशांत को घूर रहे थे। ये क्या किया आपने? रिशान हमारा बच्चा है और आपने उसके ही खिलाफ जहर उगला। क्या हो गया है आपको? रीना की आंखों से आंसू छलछला उठे। पूर्वी भी हैरानी से देख रही थी, माना कि भाभी पराई हैं। वो ऋषु से अनजान है, पर आप तो जानते हैं न कि ऋषु ने कुछ नहीं किया। वो निर्दोष हैं। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दिशांत गुस्से में फट पड़ा। उसका मन हुआ कि नीरद को इसी वक्त 2-3 तमाचे जड़ दे। तुम भी मान लो दिशांत कि यही सच है, विधा ने बेपरवाही से कहा और कमरे में चली गई। तुम भूल रहे हो दिशांत कि मैं इसके अलावा मेयर भी हूँ।
मैं किसी गुनहगार का साथ नहीं दे सकता, चाहे वो रिशान ही क्यों न हो। और हमारे पास सच साबित करने का कोई तरीका भी तो नहीं है कि हम रिशान को बचा सकें। तो कम से कम अपनी कुर्सी तो बचा सकता हूं ना, नीरद ने सख्ती से कहा और वो भी अंदर चले गए। दिशांत गुस्से में तिलमिला उठा। मैं बचाऊंगा अपने ऋषु को, कहकर वो कार में बैठा और बाहर निकल गया। रीना ने अपने आंसू पोंछे और सोम की तरफ देखकर बोली, सोम देखो दिशांत को, कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे, समझा बुझाकर घर लाना। रीना ने कहा तो सोम भी उसके पीछे ही निकल गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसके आते ही घर में क्या से क्या हो गया, पर मेरी सुनता कौन है। और चढ़ा उस विधा को, खुद रिशान ने भी तो सबको उसके हवाले से चेताया था, अब जेल में पड़ा भुगते। नेहा ने भुना भुना कर कहा तो रीना चुप ही रही। सच तो कह रही थी वो। रीना सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं उनका फैसला गलत तो नहीं था, कहीं विधा को सब सच बताकर उन्होंने गलत तो नहीं किया। वो अंदर ही अंदर कांप गई ये सोचकर कि विधा गलत लड़की तो नहीं है रिशान के लिए। विधा कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि नीरद गुस्से में पैर पटकते हुए वहां पहुंचे। तुम करना क्या चाहती हो? मीडिया के सामने रिशान को कितना बुरा कहा, क्या अब तुम कपूर का बदला ले रही हो? आखिर हो तो उनका ही खून, नीरद ने बिफरते हुए कहा तो विधा अनिश्चितता से उन्हें देखने लगी। बस आपको वही करना है जो कहा है, विधा ने कहा तो नीरद बुरी तरह कुढ़ गए। मेरे अपने ही घरवाले मुझसे लड़ रहे हैं, रीना को क्या जवाब दूं? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, नीरद ने विधा को गुस्से में घूर कर कहा। रिशान ने भी तो मुझे ब्लैकमेल किया, थोड़ा इंतजार करिए सिंघल साहब, रिशान की जिम्मेदारी मेरी रही, विधा ने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा तो नीरद झुंझला गए। अगर रिशान जेल से नहीं छूटा तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या करने वाला हूँ, नीरद ने उसे धमकाते हुए कहा। और मैं क्या कर सकती हूँ ये तो आप देख चुके हैं, अच्छा होगा कि मुझे मेरा काम करने दें, विधा ने उसी लहजे में जवाब दिया तो नीरद फर्श रौंदते बाहर निकल गए। विधा ने एक गहरी सांस खींची, सब कितना उलझ गया था। वो अब आगे सोचने लगी, आगे अब विधा क्या करेगी? क्या वो रिशान को छुड़ाकर खुद इस रिश्ते से आज़ाद हो पाएगी? दिशांत क्या करेगा, जानने के लिए पढ़ते चले 18 विधा का प्लान। बात हर किसी तक फैल चुकी थी। नीरद ने एक आखिरी कोशिश की शिखा से मिलकर बात सुझाने की, पर नतीजा शून्य ही रहा। वो कतई तैयार ही नहीं थी। रात घिर चुकी थी और सबके दिमाग में दर्द और खौफ के बादल भी परत दर परत जमते जा रहे थे। बहुत कुछ था जो अंदर ही अंदर कचोट रहा था। रिशान का गिरफ्तार होने की खबर स्वीकार करना आसान भी नहीं था। पुलिस स्टेशन में रिशान से मिलने एसपी विजय कुमार पहुंचे, जो उससे अभी सुबह ही तो मिले थे। सामान्य तफ्तीश करने की वजह देकर वो रिशान के सेल में जा पहुंचे। हवलदार ने गेट खोला और चला गया। एसपी, रिशान ने हैरानी से अपनी भौहें सिकुड़ी। मैं रास्ते में था जब आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनी। अगर आप कहें तो मैं खुद ये मामला हल करूं, क्योंकि केस बहुत पेचीदा है और सारे सबूत आपके खिलाफ। एसपी विजय ने गंभीरता से कहा। रिशान ने पल भर को पलकें भींच लीं। नहीं, मैं किसी भी तरह ये बात उजागर नहीं करने दे सकता। तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये सलाखें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जरूरत पड़ी तो खबर करूंगा, रिशान ने साफ इनकार कर दिया। मिस्टर सिंघल और आपकी पत्नी विधा रायचंद ने आपके खिलाफ ही मीडिया को उकसाया है। मिसेज रायचंद तो डाइवोर्स केस तक फाइल कर चुकी हैं। आपको अब भी लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है? बात लंबी खींच रही है। और रही डाइवोर्स की बात, तो अभी आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, उनके बेसिस पर मिसेज रायचंद को डाइवोर्स मिल भी जाएगा। एसपी विजय ने एक और पहलू बताया तो रिशान ने हैरानी से अपनी आंखें भींच लीं। उसे ये बात तो नहीं पता थी। तुम्हें तो सब पता है ना, मेरे विधा से शादी करने का रीज़न। उसे जो करना है करने दो, पर तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना। मैं सिर्फ खुद को जेल से रिहा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। कपूर की नकेल कसनी ही होगी। रिशान ने फिर भी मना कर दिया। एसपी विजय उसे कुछ देर तक अनिश्चितता से घूरता रहा। मैं आस्था मैम को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। एसपी विजय ने रिशान को मनाने की एक दूसरी चाल चली, पर रिशान कहाँ फंसने वाला था। वो हल्के से मुस्कुरा उठा। आस्था को भी पता चल गया। देन, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मेरा आखिरी डिसीजन, किसी को इन्वॉल्व नहीं होना है, रिशान ने उसे घूरकर कहा तो विजय चुप हो गया। वो तुरंत सेल से बाहर निकल गया। रिशान गहरी सोच में डूब गया। विधा ने अपनी जैकेट पहनी और तुरंत वीना को कॉल किया। हाँ, कहाँ है तू?
विधा कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी और बोली, ठीक उस सीक्रेट गेट से थोड़ा अंदर जंगल में। वीना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त जंगल की गहराई में जीप लिए खड़ी थी, साथ ही निशान भी था। ओके, आई एम कमिंग विदिन 10 मिनट्स, विधा ने कहा और चारों तरफ देखने लगी। सिंगल विला की चौकसी बढ़ा दी गई थी। विधा ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और फिर गार्डन से छुपते छुपाते कंपाउंड की तरफ बढ़ गई। रास्ता लगभग साफ था। सोम ने विधा को देखा जरूर पर नजरअंदाज कर दिया। विधा ने हड़बड़ी में जुगत लगाकर लॉक डोर को खोला और बाहर निकल गई। रात घनी थी और निचाट अंधेरा फैला था बाहर। विधा ने एक गहरी सांस खींची और पीछे पलटकर देखा। उसने तुरंत अपना चेहरा स्कार्फ से ढका और जंगल की तरफ बढ़ गई। कुछ ही दूर अंदर पहुंचने पर उसे वीना और निशान मिल गए। वीना ने झट से विधा को गले लगाया। थैंक गॉड तू पहुंच गई। मुझे तो डर था कि कहीं रिशान या उसका वो सुलू दोस्त दिशान तुझे न पकड़ ले। वीना अलग होते हुए बोली। रिशान अभी भी जेल में है और दिशांत अपसेट है, विधा ने कहा। पर विधा, हो सकता हो कि ये सब सच हो। आई मीन रिशान एक तरह से इतना बड़ा नाम है, उसके लिए लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखना या फिर ऐसा करना। निशान कह ही रहा था कि विधा ने उसे गुस्से में घूरा। अंधेरे में भी निशान ने विधा के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा। निशान, वो ऐसा नहीं है। वो गोली चलाना जरूर जानता है पर गोली की नोक पर किसी को मजबूर नहीं करता, विधा ने सख्त लहजे में कहा तो दोनों अनिश्चितता से उसे घूरने लगे। तुझे नहीं लगता कि उसका ज्यादा ही फेवर ले रही है? वीना ने चिढ़कर कहा। ये सच है वीना, भला मुझे उस हिटलर का फेवर लेने की क्यों सूझेगी? विधा ने नकारते हुए कहा और जीप में बैठ गई। निशान ने ड्राइविंग सीट संभाली और वीना पिछली सीट पर जा बैठी। विधा ने कह तो भले दिया था पर यह सवाल उसे भी अंदर तक झंझोर गया। सच था कि एक बार भी उसके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि रिशान गलत कर सकता है। जीप अंधेरी सूनी सड़कों पर भागी जा रही थी। तुम श्योर हो कि जो करने जा रही हो वो होकर रहेगा? क्योंकि ये बेहद मुश्किल है, निशान ने विधा की तरफ देखकर पूछा। कोशिश किए बिना तो हार नहीं मान सकती पर मुझे यकीन है कि कोई तो रिशान को जानबूझकर फंसाना चाहता है। मुझे तो ये बात खल रही है कि रिशान आखिर चुप क्यों है। वो खुद को सही साबित कर सकता है पर कुछ तो है जिसकी वजह से वो चुप है, विधा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। एक ही झटके में रिशान के साथ हुई हर मुलाकात उसके जहन में किसी चलचित्र की भांति तैर गई। रिशान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हो? आई मीन वो कोई सुपर हीरो तो है नहीं जो हर मुश्किल चुटकी में हल कर देता है, निशान ने चिढ़कर कहा तो वीना भी हंस पड़ी। वो रिशान रायचंद है, सुपरमैन जैसे मैजिकल पावर्स जरूर न हों पर उसका दिमाग उससे भी कहीं तेज चलता है। विधा ने एक बार फिर उन दोनों पर हुए हमले का वाकया याद करते हुए कहा। कहीं तुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? उसी का नाम अलापे जा रही है, अब की वीना ने चिढ़कर कहा। विधा बुरी तरह चिहुन उठी। प्यार रिशान से? वो धीरे से बुदबुदाई कि बगल बैठा निशान भी नहीं सुन पाया। उसे याद आया कि रीना ने भी तो यही कहा था। उसने तुरंत अपना सिर झटका। नहीं, वो भला उससे प्यार कैसे कर सकती है? हिटलर से? इम्पॉसिबल। उसके दिमाग के हर कलपुर्जे एक साथ चल पड़े। नहीं, इससे पहले कि वो रिशान की तरफ अट्रैक्ट हो उसे इस रिश्ते से हर हाल में निजात पानी ही थी। जैसे सैकड़ों घड़े पानी उस पर एक साथ फेंक दिया गया हो वो इस कदर चिहुंद गई थी। पर वो अनजान थी कि कोशिशें सिर्फ हरकतों पर होती हैं, एहसासों पर नहीं। निशान ने एकाएक जीप रोकी। कुछ ही दूरी पर एक घर नजर आ रहा था। अंदर कैसे जाएंगे? वीना ने पूछा तो विधा भी सोच में पड़ गई। मैं और वीना एनजीओ की तरफ से आया कहकर बाहर गार्ड्स को उलझा कर रखेंगे और तुम वो छोटी दीवार फांद कर अंदर चली जाना। वैसे भी महिला मोर्चा ने उसके लिए मुहिम चलाई है तो हम भी कह देंगे कि एनजीओ उसकी मदद करना चाहता है। निशान ने बढ़िया उपाय सुझाया तो विधा और वीना दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन एनजीओ का इतनी रात गए मदद करने का क्या तुक? वीना ने फिर सवाल दागा तो विधा हंस पड़ी। अरे यार, बता देंगे कि हम लोगों से छुपकर आए हैं वरना मीडिया हमारे पीछे न आ जाती। अभी तक तो वो मीडिया से दूर ही है ना, निशान ने झुंझलाकर कहा तो वीना झेप गई और विधा फिर हंस पड़ी। तीनों जीप से उतरे और आगे बढ़ने को हुए कि वीना बोल पड़ी, काम होते ही हमें मैसेज छोड़ देना, कोई पंगा हुआ तो तुरंत बताना। विधा ने अपना सिर हिलाया और वो पिछली छोटी दीवार को फांदकर झाड़ियों के ओट में छुपती छुपाती घर के अंदर तो पहुंच गई पर सारी खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे। उसे समझ नहीं आया कि वो अंदर जाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी।
विधा झट से एक पत्थर उठाकर फेंकने को हुई, पर अचानक ही उससे याद आया कि आवाज बाहर गई तो दोनों कांस्टेबल के साथ गार्ड्स भी सजग हो जाएगा। वो झुंझलाए, खिड़की भी ऊपर थी। उसने अपने जेब से लिपस्टिक निकाली और 3-4 गमलों को उठाकर दीवार के पास सटाकर एक के ऊपर एक रख दिया। खुद संभलकर उस पर चढ़ी और लिपस्टिक से कुछ लिखने लगी। जाहिर था कि अंदर लाइट ऑन थी तो शिखा जाग ही रही थी। मिसेस रायचंद इज हियर। विधा को जो सूझा उस वक्त उसने लिख दिया। उसे लगा था कि ये जरूर काम करेगा, पर अगले 10 मिनट तक कोई भी हलचल नहीं हुई। विधा गमलों से नीचे उतरने को हुई ही थी कि खिड़की आहिस्ता से खुली। विधा ने हैरानी से उस तरफ देखा। कौन? विधा रायचंद, आप यहाँ? क्या आप भी नीरज सर की तरह मुझे पैसे का लालच देने आई हैं? और इस तरह? शिखा ने गुस्से में विधा को लताड़ते हुए कहा तो विधा उसकी बात काटते हुए बोली, लिसन टू मी, मैं तुम्हारे लिए ही ऑफर लेकर आई हूँ। जानती हो कि मैं रिशान से डाइवोर्स ले रही हूँ। विधा आगे कुछ कहती इससे पहले ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने को हुई कि शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेज आवाज के साथ सारे गमले एक एक कर नीचे गिर पड़े। बाहर भी आवाज गई। वीना और निशान दोनों ही अपना सिर पकड़कर खड़े थे। गार्ड भागकर अंदर आया, तब तक शिखा नीचे आ गई थी। कुछ नहीं, मैं ही गमलों को हटा रही थी और वो गिर गए। शिखा ने साफ झूठ बोला। वो 2 लोग एनजीओ से आए हैं आपसे मिलने। गार्ड ने उसे बताया तो शिखा ने अंदर भेजने को कहा। इस वक्त विधा और शिखा साथ बैठी थीं। विधा की नज़र शिखा पर ही थी। मुझे नहीं पता था कि रिशान ऐसा इंसान है, वरना मैं कभी उससे शादी नहीं करती। विधा ने बनावटी अफसोस से कहा तो शिखा उसकी तरफ देखने लगी। उसने टीवी में भी विधा का बयान देखा था। मुझे दुख है रिशान ने तुम्हारे साथ। अब तो तुम उससे बेहद नफरत करती हो, वरना तो मैं तुम्हारी शादी उससे ही करा देती। विधा ने जानबूझकर नम आंखों से कहा तो शिखा भौंचक गई। तब तक निशान और वीना भी आ गए। फिर शुरू हुई वीना की बकबक। वीना महिला सशक्तिकरण और तमाम योजनाओं के बारे में इतनी बारीकी से बता रही थी कि विधा और निशान अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आखिर में उकता कर शिखा ने ही उसे चुप रहने का कहा तो वीना ने चोर नजरों से दोनों को देखा जो उसे खाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वो सकपका गई। अब कौन मुझसे शादी करेगा? रिशान सर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो उन्हें अच्छा इंसान समझा था, पर शिखा ने अब की सिसकते हुए वही बात छेड़ी तो विधा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। वो बुरा इंसान नहीं है, पर जाने अनजाने कैसे वो तुम्हारे साथ ही गलती कर ही बैठा। मैं तो अब निशान के साथ शादी करने वाली हूँ। ये एक अच्छा बहाना भी मिल गया। विधा ने निशान को देखकर कहा तो निशान बुरी तरह चिहुक उठा। शादी? वो अचक्के में बोला तो विधा ने उसे तरेरा। वो चुप हो गया। जानती हूँ कि तुम्हें पैसे की नहीं बल्कि सहानुभूति और साथ की जरूरत है। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो जब जरूरत समझो। ये रहा मेरा नंबर, बताना अगर जरूरत पड़ी तो। कहते हुए विधा उठ खड़ी हुई। शिखा ने अपना सिर हिलाया। वो तीनों ही घर से बाहर तो निकले, पर विधा पिछले गेट से निकली। ये आइडिया शिखा ने ही सुझाया था। तुम्हें वहां बकबक करने को किसने कहा था? दिशांत ने बिल्कुल सही ही कहा था कि तुम बिल्कुल नौटंकी हो। विधा ने वीना पर गुस्सा करते हुए कहा। वीना हैरानी से उसका मुंह ताकने लगी। और तुम्हें मुझसे शादी करनी है? ये कब तय हुआ? निशान ने उन दोनों की बात को नजरअंदाज करते हुए तो निकते हुए पूछा तो तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर तीनों ही एक साथ जोर से हंस पड़े। तीनों जीप में बैठे और लौटने लगे। वैसे तुम्हारा अंदाजा सही था। रिशान निर्दोष है, बस उसे फंसाया जा रहा है, निशान ने कहा तो विधा बोल पड़ी। देखना ये शिखा मुझे जरूर कॉल करेगी, क्योंकि इसे जो चाहिए उसी का लालच मैंने इसे दिया है। जब रिशान ने मुझे पूरी बात बताई तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई शिखा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है। विधा ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा। पर कौन? वीना एकाएक पूछ पड़ी। इस पर विधा ने अपने कंधे उचका दिए। विधा गहरी सोच में डूब गई। कहीं न कहीं रिशान ने उसके ख्यालों में अपनी जगह जरूर काबिज कर ली थी। कौन था असली शातिर? क्या विधा अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या विधा रिशान का डाइवोर्स हो जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 19 घर का भेदी कौन? विधा ने जैसे ही कंपाउंड में बने सीक्रेट डोर को जंगल की तरफ से खोलने की कोशिश की तो उसका दिल धक्कर रह गया। डोर दूसरी तरफ से लॉक था, मतलब किसी को पता चल गया। वो थोड़ा घबरा गई। उसने फोन पर टाइम देखा तो 11:30 बज रहे थे। निशान और वीना जा चुके थे। विधा ने चारों तरफ गहरी नजर डाली। घना जंगल और कीट पतंगों की मरमराती ध्वनि। उसका दिल हौलकर बाहर आने को बेताब था।
उसने नीरज को फोन करने का सोचा पर रुक गई। तभी दूसरी तरफ से दरवाजा खुला। वो हैरानी से उस तरफ देख रही थी पर इस निगुन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। विधा ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। ये क्या? वो चौंक गई। ये सामने अंकुश खड़ा था। अंदर आ जाए वरना किसी को पता चल जाएगा, अंकुश ने दरवाजे से हटते हुए कहा तो विधा जल्दी से अंदर आई। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर थी? विधा ने अपनी हैरानी जाहिर करते हुए पूछा तो अंकुश ने एक बार बाहर की तरफ नजर डाली और फिर बोला, मैंने आपको जाते हुए विंडो से देख लिया था। आपके जाने के कुछ देर बाद ही दिशांत ने गेट लॉक कर दिया, अंकुश ने कहा तो विधा ने राहत की सांस ली। विधा बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ी पर रुककर फिर पीछे पलटकर अंकुश को सवालिया नजरों से देखने लगी। डोंट वरी, ये बात सिर्फ मेरे और आप तक ही रहेगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, अंकुश ने कहा तो विधा ने जवाब में बस छोटा सा थैंक्स ही कहा। वह चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में आ गई। एक गहरी राहत की सांस खींचकर उसने एक बार फिर सब कुछ सिरे से सोचना शुरू किया। जाने क्यों बार बार उसके मन में रीना और वीना की बातें उथल पुथल मचा रही थीं। वो ना चाहते हुए भी रिशान के बारे में सोचने ही लगी। उसने जैकेट निकाली और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। शावर लेकर लौटी तो कॉफी का मन हुआ। किचन में पहुंची तो पूजा अब तक बैठी थी। भाभी, आइए मैं खाना लगा दूं आपके लिए। जैसे ही पूजा ने विधा को देखा तो उठते हुए बोली, नो थैंक्स पूजा, मुझे भूख नहीं है, बस कॉफी की तलब लगी है, विधा ने कहा तो पूजा झट से उसके लिए कॉफी तैयार करने लगी। आज घर में नेहा दी के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं खाया, और अब आप भी, पूजा ने विधा को बताया। विधा वही स्लैब से टिककर खड़ी थी। दिशांत ने खाया, रीना आंटी ने भी नहीं। विधा ना चाहते हुए भी सवाल कर गई, नहीं, रीना मैम तो बहुत परेशान हैं, पूर्वी उनके साथ ही है। वैसे एक बात कहूँ भाभी आपसे, जानती हूँ कि मेरी औकात उतनी नहीं है पर अगर आपकी, पूजा ने कॉफी का मग विधा को थमाते हुए कहा तो विधा ने तुरंत कहा, प्लीज पूजा, अगर भाभी कहती ही हो तो अब बता भी दो, आपको रिशान भाई से डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। वो ऐसे नहीं हैं, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। आपने उनके बारे में जो कहा वो सब उन्हें करीब से न जानने समझने की गलती में कहा। मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, मैंने आज तक रिशान भाई को किसी के साथ बदसलूकी करते नहीं देखा है। रीना मैम हमेशा उनकी परवाह करती है, बिल्कुल बच्चे की तरह। ये परिवार ही एकदम अलग है, सब एक दूसरे के लिए अपनी फिक्र लगाव छुपा लेते हैं। पूजा ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सब याद करते हुए बताया तो विधा उसके चेहरे को देखने लगी। कई वजहें होती हैं पूजा, कभी कभी कुछ गलत फैसले ही सही फैसलों की राह खोलते हैं। जाओ सो जाओ तुम भी, विधा ने गहराती आवाज में कहा तो पूजा नासमझी से उसे देखने लगी। जानती हूँ कि हिटलर ऐसा नहीं कर सकता, विधा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा तो पूजा भी मुस्कुरा उठी। विधा अपने कमरे में आ गई। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। विधा के दिमाग में तमाम उलझनें भी बूंदों की तरह तेज होती जा रही थीं। उसकी नज़र अनायास ही बेड की तरफ चली गई। रिशान की याद भी अनायास ही उसके दिल के बंद दरवाजों से आहिस्ता से अंदर आ गई। उसने नजरें फेरी और गहरी सांस लेकर सोफे पर लेट गई। ये अगला दिन था, सबके चेहरे पर शिकन की लकीरें गहरा चुकी थीं। सबने अनमने ढंग से नाश्ता किया। विधा तुरंत कमरे से बाहर निकली क्योंकि रात में बहुत देर से नींद आने के कारण सुबह उसकी आंख लग गई थी। दिशांत ने कड़वाहट से नजरें फेर लीं। रीना उसके पास आ गई। शायद मैं गलत थी पर अब भी मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कहकर रीना ने विधा की तरफ देखा और चुपचाप चली गई। सब विधा को नफरत की दृष्टि से ही देख रहे थे। विधा सबको नजरअंदाज करके जैसे ही बाहर निकली, सामने से विवेन आ गया। भाई आप, विधा थोड़ा चौंक गई। हाँ मैं, ये तुमने इतनी जल्दी डाइवोर्स केस फाइल भी कर दिया? विधा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही तुम? विवेन ने गंभीरता से पूछा तो विधा चुप हो गई। भाई प्लीज मुझे अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, विधा ने जानबूझकर बात टालने की नियत से कहा। ठीक है पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मुझे लगता है रिशान ऐसा नहीं कर सकता। बाकी तू उसे मुझसे ज्यादा समझती है। टेक केयर। विवेन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और फिर चला गया। विधा जैसे ही कार की तरफ बढ़ी कि सोम आ गया। भाभी मैं ड्राइव करता हूँ, आप बैठ जाए, कहकर सोम ने ड्राइविंग सीट संभाली और विधा चुपचाप कार में बैठ गई। दिशांत ने भेजा न? विधा ने पूछा तो सोम ने अपना सिर हिला दिया। विधा अब चुपचाप बाहर देखने लगी। विधा इस वक्त एनजीओ में थी जब उसका फोन बजा। उसने जैसे ही अननोन नंबर देखा तो रिसीव कर लिया।
हेलो, विधा अनिश्चितता से बोली। मिसेज रायचंद, मैं शिखा बोल रही हूँ। अगर आप चाहें तो हम मिल सकते हैं, शिखा ने कहा। विधा चौंक पड़ी। ओके, आधे घंटे में तुम्हारे घर मिलते हैं, विधा ने जल्दबाजी में कहा और फोन बैग में रखकर बाहर की तरफ निकली कि वीना पहुंच गई। क्या उसका फोन आया था? वो मान गई, वीना ने हड़बड़ाहट में पूछा। हाँ, मिलकर बताती हूँ, विधा ने कहा और सोम के साथ उसके घर की तरफ निकल गई। सोम हैरान भी था कि विधा क्या कर रही थी। जब तक मैं न कहूँ तुम दिशांत या किसी को भी हमारे यहाँ होने के बारे में नहीं बताओगे, विधा ने सोम को चेताया और खुद अंदर चली गई। अंदर शिखा बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रही थी। विधा के अंदर आते ही वो थोड़ा निश्चिंत हुई। आइए बैठिए मिसेज रायचंद, विधा बैठ गई। बताओ, क्या सोचा तुमने? विधा ने अपनी अधीरता छुपाते हुए पूछा। अगर रिशांत सर मुझसे शादी करने को राजी हो तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी, शिखा ने गहरी सांस खींचकर कहा तो विधा मन ही मन मुस्कुरा उठी। रिशांत को इसके लिए मैं राजी कर लूंगी, पर वो सबूत, विधा ने दुख जताते हुए कहा तो शिखा तपाक से बोल पड़ी, वो सब झूठे हैं। मैं तो हमेशा से रिशांत सर से ही प्यार किया, पर उनकी तरफ से मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रही तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, शिखा ने एकाएक कहा तो वह खुद भी घबरा गई, पर विधा बिल्कुल शांत बैठी रही। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, तुम और रिशांत साथ आते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। विधा ने उन दोनों के लिए खुश होने का नाटक किया तो शिखा अब निश्चिंत हो गई। आप बहुत अच्छी है मिसेज रायचंद, मुझे दुख है कि मेरी वजह से रिशांत सर को इतना ट्रबल हुआ, शिखा ने चहकते हुए कहा। पर समझ नहीं आया कि नीरद अंकल ने जब रिशांत को ऑफिस बुलाया था तो मिले क्यों नहीं? विधा हर दुविधा और सवाल खत्म करना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा ही नहीं था। दरअसल वो एक मीटिंग के सिलसिले में बिजी थे और उनका फ़ोन केबिन में ही छूट गया था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने रिशांत सर को मैसेज किया और वो ऑफिस भी आ गए, शिखा ने बड़े गर्व से कहा, जैसे कुछ बहुत बेहतर किया हो उसने। ठीक है, फिर कल कोर्ट में तुम सबके सामने ये बात खुद बताओगी। डाइवोर्स के बाद मेरा और रिशांत का रिश्ता खत्म, पर अभी इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना बात अगर नीरद अंकल या घरवालों तक पहुंच गई तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। फिर तुम्हारी और रिशांत की शादी, विधा ने उठते हुए कहा तो शिखा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। बिल्कुल नहीं मिसेज रायचंद, मुझे पता है, आप निश्चिंत रहिए, शिखा ने कहा तो विधा चुपचाप कार में बैठ गई। सोम ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही सोम और विधा कुछ आगे गए कि अंकुश भी अपनी कार उनके पीछे लेकर चलने लगा। कुछ दूर आकर उसने कार रोक दी। हेलो, हाँ सर, विधा मैम कल रात भी कहीं गई थी सबसे छुपकर, और आज मैंने पीछा किया तो पता चला कि वो शिखा कौशिक से मिलने आई थी। अंकुश ने किसी को फोन मिलाकर बताया। शिखा कौशिक से? पर क्यों? दूसरी तरफ वेद कपूर थे। वो चौंक उठे। शायद वो शिखा से कुछ पूछताछ करने गई हो, पर शिखा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, वेद कपूर ने सोचते हुए कहा। आप पता कर लीजिएगा, पर अब विधा मैम यहाँ रुकने से रही। उन्होंने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। घर में सब नाराज भी थे पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, अंकुश ने बताया तो वेद कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मैंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को वापस पा लूंगा, वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी। ठीक है, उस पर नजर रखना और मुझे खबर करते रहना, वेद ने कहा तो अंकुश ने सिर हिला दिया। उसे याद आया कि उस रात जब विधा वीना से मिलने गार्डन में पहुंची थी तब वही वेद कपूर से बात कर रहा था। कल रात भी उसने ही विधा पर नजर रखी थी, तभी उसे पता था कि दिशांत ने डोर बंद कर दिया था। वो विधा की मदद और जासूसी कर रहा था वेद के कहने पर। अंकुश अब विला की तरफ लौटने लगा। वेद कपूर ने तुरंत शिखा को फोन किया। विधा क्यों आई थी तुम्हारे पास, और कहीं तुमने उसे सच तो नहीं बताया ना? वेद कपूर सख्त लहजे में कहा तो शिखा एक पल को सकपका गई। अरे नहीं सर, वो तो बस रिशांत सर के किए पर शर्मिंदा हैं और मुझे एनजीओ का सपोर्ट दिलाने का भरोसा जताने आई थी। उन्हें तो यही लगता है कि रिशांत सर ने गलत किया है मेरे साथ, शिखा ने साफ झूठ कहा तो वेद कपूर थोड़ा निश्चिंत हुए, क्योंकि विधा के यहाँ होने की संभावना जरूर बनती थी, पर वो एक दूसरा पहलू भूल गए। ठीक है, कल कोर्ट की हियरिंग है, ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ न हो, वेद कपूर ने कहा तो शिखा ने हामी भर दी। मैंने अपना बदला इतने चुपके से लिया है, नीरज सिंघल की तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ दी, पर शिखा के हाथों तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि ये मैंने किया है। मेरी बेटी को इस खेल में शामिल करने का और खामियाजा भुगतना होगा तुम्हें।
विधा को वापस पाकर तो रहूंगा ही, पर तुम्हें बर्बाद कर डालूंगा। सबको सजा मिलेगी। वेद ने फोन रखकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखों में सिर्फ बदला नजर आ रहा था। विधा और वीना साथ बैठे थे। निशान भी तब तक आ गया। काम हो गया, मान गई न वो? निशान ने पूछा। हाँ, बहुत जल्दी। बस कल कोर्ट में वो रिशान के पक्ष में गवाही दे दे, वरना। विधा कह ही रही थी कि वीना बोल पड़ी, पर यार अगर उसने हमें भी डबल क्रॉस किया तो? कोई है जो उससे ये सब करवा रहा है, तो क्या वो इतनी आसानी से हार जाएगा? हमें उस असली गुनहगार को सामने लाना होगा। वो दोनों वीना को देखने लगे। विधा ने रिकॉर्डर खोला तो सब चौंक पड़े। उसकी और शिखा की हर बात उसने रिकॉर्ड कर ली थी। दैट्स ग्रेट। तो हम अभी ये सबूत पुलिस को सौंपकर रिशान को छुड़ा सकते हैं, निशान ने चाहते हुए कहा तो विधा कुछ सोचने लगी। जिस आदमी ने शिखा की मेडिकल रिपोर्ट तक बदलवा दी है वो कोई मामूली शख्स तो हरगिज नहीं है। मैं बस इसलिए ये पुलिस को नहीं दे रही क्योंकि शिखा बस एक जाल में उलझ गई है। असली खेल तो कोई और खेल रहा है, विधा ने गंभीरता से कहा तो वीना नासमझी से उसे घूरने लगी। क्या मतलब? वीना ने पूछा। मतलब कि शिखा का रिशान पर क्रश है। वो उससे एकतरफा प्यार करती है, बस इसी बात का उसने फायदा उठाया है। शिखा को पैसों या रिशान से बदला नहीं लेना। वो तो बस रिशान की लाइफ में आना चाहती है। जैसे हमने उसे मैरिज का लालच देकर अपने जाल में फंसाया है, ठीक उसी तरह उस आदमी ने भी। विधा ने एक राज खोलते हुए कहा तो दोनों समझ गए। तो अब क्या करेगी तू? वीना ने पूछा। विधा फिर उसे कुछ बताने को हुई। वेद कपूर को भनक लगेगी कि उसका प्लान चौपट हो रहा है, या विधा का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जानने के लिए 26 प्रशांत वापस लौटा। वीना और निशान दोनों विधा का चेहरा देख रहे थे। हमें पहले शिखा का सहारा लेकर असली कल्प्रिट तक पहुंचना होगा, विधा ने कहा तो दोनों ने अपना सिर हिलाया। पर कैसे? वो इतनी आसानी से कैसे बता देगी? वीना ने तपाक से पूछा। इसका भी जुगाड़ है न मेरे पास, विधा ने कहा। दोनों उसे घूरने लगे। तब तक दिशांत वहां आ पहुंचा। उसने सोम से पता किया था कि विधा इस वक्त यहाँ है। आप क्या करना चाहती हैं? मेरे भाई से आपकी क्या दुश्मनी है? मैंने और रीना आंटी ने आपकी कितनी मदद की, फिर भी। दिशांत गुस्से में फट पड़ा। दिशांत, तुम गलत समझ रहे हो, विधा ने कहा कि दिशांत उसकी बात काटकर बोल पड़ा। डाइवोर्स तो ले रही है ना आप उससे, फिर क्यों उसे उलझा रही हैं? विधा अनिश्चितता से उसे घूरने लगी। ए चंपक, कब से क्या बक बक किए जा रहे हो? एक बार उसकी सुन भी लो। और तुम्हारा दोस्त भी कोई मसीहा नहीं है, समझे? जबरदस्ती शादी की, और अब अगर वो डाइवोर्स दे भी रही है तो गलत वो है। वीना कमर पर दोनों हाथ रखकर दिशांत से लड़ ही पड़ी। दिशांत भौचक्का सा विधा की तरफ देखने लगा। मैं डाइवोर्स के खिलाफ नहीं हूं, पर उन्हें शिखा से मिलकर उसे भड़काने की क्या जरूरत थी? दिशांत को लगा कि विधा शिखा की मदद कर रही थी। हाँ तो हम हर विक्टिम के साथ हैं, बोलो क्या कर लोगे? वीना उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। भाभी, इसको पहले कहो कि मुझसे दूर रहकर बात करें, सिर पर ही चढ़ी जा रही है। दिशांत पीछे हटते हुए गुस्से में बोला। विधा दोनों को लड़ता देख अपना सिर पकड़कर खड़ी थी। ये क्या हर बात में भाभी भाभी लगा रखा है? इतने डरपोक हो? वीना फिर तैश में आकर बोली। डरपोक? दिशांत हैरानी से दोहराता हुआ बोला। जस्ट स्टॉप इट, विधा ने चिल्लाकर कहा तो दोनों चिहुंक उठे। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, निशान ने जानबूझकर खिसकने में ही भलाई समझी। दिशांत, मैं तुम्हें घर पर कुछ भी नहीं बता सकती थी, और सॉरी कि मैंने रिशान के लिए बुरा कहा। दरअसल सिंघल विला में कोई तो है जो रिशान के खिलाफ है। वो यहाँ की बातें उसके दुश्मनों तक पहुँचाता है। बस इसी वजह से मुझे ये झूठा नाटक करना पड़ा। विधा ने दिशांत को सच बताया तो दिशांत की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? वो तुरंत बोला। रिशान के बारे में मीडिया के सामने बुरा कहना, डाइवोर्स केस फाइल करना, सब एक नाटक था, क्योंकि मुझे पता है रिशान को किसी ने फंसाया है, और वो बराबर हमारे घर की हर आहट पर नजर रखे हुए है। इस वजह से मुझे बहुत छुपकर ये सब करना पड़ा। यहाँ तक कि नीरद अंकल ने रिशान के बारे में जो कुछ कहा वो सब भी बस दिखावा था। विधा ने सारा सच दिशांत को बता दिया तो दिशांत तो सन्न रह गया। वो विधा के बारे में कितना गलत सोचता रहा, जबकि वो रिशान को जेल से बाहर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। आपको रिशु पर भरोसा है न? दिशांत ने बड़ी उम्मीद से कहा तो विधा ने अपना सिर हिला दिया। न होने का सवाल ही नहीं उठता, कहकर उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। दिशांत विधा और शिखा के बीच हुई सारी बातचीत को सुनकर सदमे में था।
बेवजह चीख रहे थे। अब तो चैन पड़ गया ना, वीना ने गुस्से में कहा तो दिशांत ने उसे घूरा। वो चुप हो गई। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, दिशांत ने कहा तो विधा बोल पड़ी, नहीं, शिखा के साथ कोई और भी गुनहगार है, उसे भी सामने लाना होगा। विधा ने दृढ़ता से कहा तो दिशांत सोच में डूब गया। नहीं भाभी, उसका पता मैं लगा लूंगा, पर पहले रिशान को जेल से बाहर लाना जरूरी है और रीना आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। दिशांत ने जानबूझकर इस बात को टालने की कोशिश की तो आखिरकार विधा तैयार हो गई। उसने शिखा से तुरंत कांटेक्ट किया कि वो आकर अपना कन्फेशन दे दे, तो शिखा भी इसके लिए तैयार हो गई। सब मिलकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। दिशांत ने सारे सबूत पुलिस को सौंपे। वो अपने साथ वकील भी लेकर आया था। जांचने परखने के बाद रिशान को सेल से बाहर लाने के लिए कह दिया। सब खुश हो गए, बस शिखा आकर अपना केस वापस ले ले। विधा ने उत्साहित होकर कहा, थैंक यू भाभी एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा। दिशांत शर्मिंदगी से बोला। दिशांत, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि तुम रिशान की वाकई परवाह करते हो, उसके सच्चे दोस्त हो। विधा ने मुस्कुराकर कहा। उसे वाकई दिशांत पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी हवलदार रिशान को लेकर आया। आपकी बेल हो गई है मिस्टर रायचंद, मुझसे गलती हो गई कि मैंने बस एक तरफा केस कर आपको अरेस्ट कर लिया। हालांकि ये केस एक तरफा मजबूत था ही, इंस्पेक्टर ने अफसोस से कहा, जबकि रिशान ने कोई जवाब नहीं दिया। दिशांत झट से उसके गले लग गया। रिशु जानता है ये सब भाभी ने किया है, वो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला तो रिशान की नज़र अपने आप ही विधा पर चली गई। विधा दोनों हाथ बांधे उन दो ही देख रही थी। यार ये शिखा अब तक नहीं आई, वीना ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा तो विधा ने रिशान ने अपनी पलकें हटा ली। रास्ते में होगी, विधा ने कहा और रिशान उसके करीब आ गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही नीरद आ गए। रिशान, बच्चे, कहकर उन्होंने झट से रिशान को गले से लगा लिया। अंकल मैं ठीक हूँ, रिशान ने गहरी आवाज में कहा। वो बिल्कुल सामान्य था। चलो तुम सुरक्षित हो। थैंक्स विधा बेटे, आज तुम्हारी वजह से रिशान को हमने आज़ाद करा लिया। नीरद ने खुश होकर विधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो विधा बस हल्का सा मुस्कुरा उठी। नीरद इंस्पेक्टर के साथ कुछ बात करने चले गए। हालांकि बेल उसे जरूर मिली थी, पर कल कोर्ट में हियरिंग थी। भाभी चलिए न, दिशांत ने कहा तो विधा बाहर की तरफ परेशान सी देखने लगी। वो शिखा अभी आने वाली है अपना केस वापस लेने, विधा ने कहा तो दिशांत चुप हो गया। रिशान बाहर निकल गया था। दिशांत उसके पास आ गया। दिशु, मैं ठीक हूँ, तुझे मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, रिशान ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा तो दिशांत गंभीर हो गया। उसने सारी बात रिशान को बता दी। भाभी अब असली गुनहगार के करीब हैं। तुझे तो पता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब कपूर ने किया है तो हमें कुछ करना होगा, दिशांत ने परेशान होकर कहा। कपूर को फिर औंधे मुंह गिरकर ही मात खानी है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा है कि वो मुझसे नहीं बल्कि अपनी ही बेटी से हार रहा है, देखते हैं कि वो क्या करता है, रिशान ने बेपरवाही से कहा। मुझे पता है कि तू अब तक चुप क्यों था, भाभी की वजह से न, भाभी को कपूर का सच जानकर तकलीफ न हो बस इसलिए न, दिशांत ने सख्ती से कहा तो रिशान ने एक तीखी नज़र उस पर डाली। जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहें वही हो, सच तो सामने आना ही है और फिर इतने घिनौने काम भी नहीं करने चाहिए कि पलकें ऊपर उठाकर अपने ही परिवार से नजर न मिला पाओ, रिशान ने बिल्कुल सख्त और अपने अंदाज में कहा तो दिशांत हल्का सा मुस्कुरा दिया। तब तक विधा भी बाहर आ चुकी थी। वो परेशान होकर बार बार किसी को फोन लगा रही थी। क्या हुआ, दिशांत ने वीना से पूछा। वो शिखा का फोन नहीं लग रहा है, वीना ने कहा तो दिशांत भी थोड़ा परेशान हो गया। तुम घर चल रही हो अभी, रिशान ने विधा की तरफ देखकर दृढ़ता से कहा तो विधा असमंजता में उसे घूरने लगी। भाभी आप जाए, क्योंकि पता तो है ही ना आपको रीना आंटी के बारे में, प्लीज आप घर जाए, मैं पता करता हूँ, तब तक मैं यही हूँ, दिशांत ने उसे आश्वासन दिया तो विधा चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़ गई। वीना ने कातर नजरों से दिशांत की तरफ देखा। मुझे भी घर जाना है, वो बहुत नरमी से बोली तो दिशांत चिढ़ गया। दरअसल तीनों एक ही कार से आए थे। विधा रिशान के साथ जा रही थी तो वीना को अब दिशांत की हेल्प चाहिए ही थी। नहीं अब लड़ो मुझसे, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम भाभी की दोस्त कैसे बनी, वो गुस्से में कलप कर बोला तो वीना भी तुनक गई। तुम बददिमाग इंसान, कहते कहते वो रुक गई। दिशांत उसे गुस्से में घूर रहा था।
अभी लेकर तुम्हें चलता हूँ घर। वो गुस्से में बोला तो वीना उसे देखने लगी। वो अपना सिर झटकते हुए कार की तरफ बढ़ गया। वीना ने अपने सिर पर चपत लगाए और भागते हुए उसके पास पहुंची। तुम कहो तो मैं ड्राइव करूं? वीना ने प्यार से कहा। हाँ, एक ऑटो चलाकर पहुंच जाना समझी। वो गुस्से में बोला और कार स्टार्ट कर दी। वीना तुरंत कार में फुदक कर बैठ गई। दिशांत ने अनिश्चितता से उसे देखा तो वीना ने झट से अपने दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी, अब बेचारी लड़की को अकेले कैसे छोड़ोगे? वीना ने मासूमियत से कहा तो दिशांत कुड़ गया। बेचारी, और तुम उस दिन तो मुझे बता रही थी कि रोज रही से आती जाती हो। तब तो तुम्हारा अबलापन नहीं नजर आया। शातिर लड़की, दिशांत ने उसे झिड़का तो वीना इस बार बिल्कुल चुप ही रह गई। दिशांत ने कार स्टार्ट की। तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा है कि मुझे सजा होती। गहरी चुप्पी के बाद रिशान ने पूछा तो विधा चिहुन उठी। मुझे पता था कि ये तुमने नहीं किया। वैसे भी तुम्हारी आज़ादी के बदले मुझे भी आज़ादी मिल रही है, विधा ने कहा तो रिशान मुस्कुरा उठा। नहीं विधा रायचंद, डाइवोर्स फाइल तो कर दिया है तुमने पर जल्द ही वापस लोगी। आई नो मेरी बीवी मुझसे अलग रह ही नहीं सकती, रिशान ने कहा तो विधा हैरानी से उसे घूरने लगी। क्या कहा था रिशान ने? तभी विधा का फोन बजा। वीना थी। हाँ बता, विधा ने रिशान को घूरते हुए कहा। वो शिखा को किडनैप कर लिया गया है यार, वो गायब है। विधा बुरी तरह चिहुन उठी जब वीना ने घबराकर बताया। क्या? विधा तपाक से बोल पड़ी। रिशान चुपचाप ड्राइव करता रहा। क्या विधा शिखा को बचा पाएगी? क्या उसे वेद कपूर का सच पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। क्रमशः पार्ट 3 पढ़े।